तो ऑटोमेरिज्म में अब सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पोर्शन एक लेक्चर हो गया है, सेकेंड लेक्चर आज ले रहे हैं इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक क्या इसमें पढ़ा था, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो ओपन चेन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें जो इनॉल कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 2% होती है, और जो साइक्लिक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें जो इनॉल कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। ऐसा क्यों है ये अब इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, दिखाइए जरा 1 मिनट। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनॉल कंटेंट है ऑफ ओपन चेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ऑलमोस्ट 2%, बट द इनॉल कंटेंट इन साइक्लिक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड इज ऑलमोस्ट 100%। क्लियर? तो जो ओपन चेन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें जो इनॉल कंटेंट है वो ऑलमोस्ट क्या मिलता है, 2% मिलता है। और अगर हम साइक्लिक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो उनमें जो इनॉल कंटेंट है वो 100% मिलता है। ये क्यों होता है ऐसे समझिए जरा इसको। देखिए, ये प्रॉब्लम कह रहा है द इनॉल कंटेंट ऑफ पेंटेन 2,3 डाइओन is approx 2%, but the enol content of cyclopentane 1,2-dione is approx 100%. Explain this statement. तो देखिए, हमारे पास ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये हमारे पास क्या हो गया, पेंटेन, और पेंटेन के 2 और 3 पे क्या है, डाइओन है, तो ये हो गया पेंटेन 2,3 डाइओन। क्लियर? अगर हम बात करें इसमें, देखिए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से ये अल्फा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से ये अल्फा, तो ये भी एसिडिक एच है, इसके पास भी एसिडिक एच है। ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये कार्बन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। अब बात करें तो ये एच रिमूव होगा कि ये एच रिमूव होगा, तो इसके पास ये भी एक ग्रुप की वजह से एसिडिक है, ये भी एक ग्रुप की वजह से एसिडिक है, मगर इस पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा एक CH3 है। ये CH3 क्या दिखाएगा, प्लस आई से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करेगा। ये ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एच के निकलने की जो पॉसिबिलिटी वो कितनी है, 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे जो एच के रिमूव होने की पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये जो एच है ये एज कंपेरिजन टू दिस, तो अल्फा 1 ज्यादा एसिडिक होगा किससे, अल्फा 2 से। रीजन 2 है, इसके पास जो एच की अल्फा एच है वो 3 है, इसके पास कितने हैं, 2 है। या दूसरा कह लीजिए इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा CH3 है जो क्या करेगा, प्लस आई से इसके एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करेगा। चलिए, तो ये मोर एसिडिक एच हुआ, तो जो मोर एसिडिक एच है उसी को हम क्या करते हैं, रिमूव करेंगे। तो एच कहाँ चला जाएगा, ओ पे, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए, तो एच इधर शिफ्ट हो जाएगा ओ पे, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड की जो टर्निंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या होगी, इसकी इनॉल परसेंटेज। अब इसमें जो इनॉल परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट क्या आती है, 2% आती है, 2.1 के आसपास। ठीक है, चलिए, ये है साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइओन। इस केस में इनॉल की बात करें, ये ग्रुप हुआ तो इसकी वजह से ये अल्फा कार्बन है, ये ग्रुप है तो इसकी वजह से ये अल्फा कार्बन है, और इन पे अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे H है, यहाँ पे भी 2H है, वहां पे भी 2H है। जैसा इधर है वैसा इधर है, बिल्कुल सिमेट्री है। तो आप कहीं से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी अल्फा H निकाल सकते हैं, उधर से भी। तो ये एसिडिक H निकाल के मैं वहां पहुंचाऊंगा तो डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही H ऑक्सीलेट क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस यानी कि ऑक्सीलेशन करेगा, तो H निकल के क्या होगा, कार्बन से निकल के ऊपर चला जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो गई, इसकी इनॉल फॉर्म बन गई। इसमें जो परसेंटेज है इनॉल परसेंटेज वो ऑलमोस्ट 100% होती है। तो यहाँ पे 2% और यहाँ पे 100%, इतना बड़ा अंतर ऐसे कैसे आ रहा है, तो जरा समझिए बात। अगर हम बात करें तो सुनिए क्या होगा, ये हमारे पास जो ओपन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ओपन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में जो CO है, O पे क्या होंगे, दो, इस पे भी 2 लोन पेयर होंगे, इस पे भी 2 लोन पेयर होंगे। या कह सकते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के एंटी फॉर्म में आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में। तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से आपस में एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये ओ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इन पे लोन पेयर भी हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे हैं, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे हैं। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके क्या होंगे, एंटी फॉर्म में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्या होगा, देखिए यहां से H निकल के यहां जा सकता है और यहां से H निकल के यहां जा सकता है, और ये इस पे ज्यादा H थे, ये ज्यादा एसिडिक H था, तो ये मोर एसिडिक H है इससे, क्योंकि ये प्लस आई क्या करता था, इसके एसिड को कम कर रहा था, तो यहां से H निकल के यहां जा रहा था। तो H ये जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी। अब इसमें क्या होगा, सेम कहानी इसमें थी, इसमें क्या हो गया, यहां से क्या हुआ, यहां से H निकल के उधर पहुंच गया था, डबल बॉन्ड नीचे आ गया था। ये देखिए, यह कह लीजिए क्या होगा, तो ये फॉर्म बनी थी इसमें,
इस फॉर्म में क्या होगा, अब यहाँ देखिए O से जुड़ने वाला ये जो H है, हम किसी भी साइड से करें, ये थोड़ा सा इन्हें गलत बना दिया, देखिए यहाँ समझिए आप। तो इसमें क्या होगा, O से ये OH ग्रुप और O ग्रुप इसमें क्या होंगे, सेम साइड में, और उसमें OH और CO ग्रुप ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में, एंटी फेस में है। एंटी फेस में तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मगर वहां पे क्या है, O से जुड़ने वाला H इस O के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनॉल फॉर्म में फिक्स हो जाएगा। अभी जल्दी से वापस रिमूव होके, वापस दोबारा से रिमूव होके कीटो फॉर्म में नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या होगा, इस कीटो फॉर्म में नहीं जाएगा। ये देखिए ये कीटो फॉर्म है, अगर हम बात करें तो इस कीटो फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर लेगा, इसको बांध लेगा, और ये 5 मेंबर रिंग भी हो जाएगी। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक फॉर्म हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स होगा। अब ये इजीली रिमूव होकर इसमें वापस रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। लेस एसिडिक हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ भाग जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये H क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म बट स्टेबल, ये कह रहा है बट स्टेबल देन इट्स कीटो फॉर्म बिकॉज इन इट द स्ट्रेन इज रिलीज। यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन थी किसकी वजह से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुआ, साथ में ये एंगल स्ट्रेन थी इसमें ओपन में। यह कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये दोनों ओ आपस में रिपेल कर रहे थे, और रिपेल करके क्या हो गए थे, एंटी फॉर्म में आ गए थे। यहाँ पे भी तो दोनों ओ आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इनके लोन पेयर, इसके लोन पेयर आपस में एक दूसरे को स्ट्रेक रिपल्शन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रेन होगी, और ये स्ट्रेन इसमें कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइकिल में बंद है, और साइकिल में रोटेशन नहीं हो सकती, और साइकिल में रोटेशन नहीं हो सकती तो ये अपनी स्ट्रेन को कैंसिल नहीं कर पा रहा। तो इसने क्या करा, जैसी इनॉल फॉर्म हुई तो इनॉल फॉर्म में तुरंत ये जो रिपल्शन थी इन दोनों के बीच में, वो अब अट्रैक्शन में बन गई। देखिए रिपल्शन की वजह से तो ये अनस्टेबल हो रहा था, मगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अट्रैक्शन है। अगर हम बात करें इस पे क्या होगा, प्लस, और इस पे माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को आप क्या करेंगे, रिपेल की बजाय क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इनॉल फॉर्म हो गई तो इनॉल फॉर्म के होते ही जो चीज रिपल्शन थी, रिपल्शन फोर्स तुरंत कन्वर्ट हो गया अट्रैक्शन फोर्स में, और अट्रैक्शन फोर्स उल्टा क्या करेगी, स्टेबलाइज कर देगी। तो ये एकदम से क्या हो गया, इसकी जो स्ट्रेन थी, इसका जो रिपल्शन था, वो क्या हो गया, एकदम से रिड्यूस हो गया है इनॉल फॉर्म के बनते ही। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो रिपल्शन फोर्स था वो अट्रैक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये कैसी 5 मेंबर रिंग बन रही है। क्लियर। कहां पे देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग पॉसिबल हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से जो रिंग बन रही है, अगर वो 5 मेंबर या 6 मेंबर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये हमारे पास क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसमें क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कोई अल्फा कार्बन हुआ है। अल्फा कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो कीटोस्टेरिक है, मतलब बड़े ग्रुप हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे होंगे। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगी, sp3 होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब समझिए देखिए, ये कीटो फॉर्म थी। अब बात करें इसकी इनॉल फॉर्म की, तो ये ग्रुप है और उससे जुड़ने वाला ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अल्फा एच प्रेजेंट है तो एसिडिक एच है, और एसिडिक एच है तो ये निकल के यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे एच इस पाएगा तो डबल बॉन्ड उधर, तो ये फॉर्म हो जाएगी। और ये डबल बॉन्डेड का, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनॉल। और इनॉल फॉर्म होते ही ये कार्बन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड। जो अल्फा कार्बन था वो डबल बॉन्डेड हो गया। डबल बॉन्डेड होते ही हाइब्रिडेशन sp3 से कितनी हो गई, sp2, और sp2 हो गई तो बॉन्ड एंगल 109 से बढ़ के कितना हो गया, 120, और 120 एंगल हो गया तो एंगल बढ़ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगी, थोड़ी सी ये ग्रुप थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप पास थे क्योंकि एंगल कितना आ रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट, और इस केस में एंगल कितना आ जाएगा, 120। तो जैसे जैसे क्या होगा, एस करेक्टर क्या होगा इसमें कम, एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो स्टेरिक रिपल्शन इन बड़े ग्रुप में क्या हो जाएगी, कम। इसलिए क्या होगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी किससे, कीटो फॉर्म से। रीजन है, समझ गए बात, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड से डबल बॉन्डेड हो गया, डबल बॉन्डेड होते ही हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 हो गई, और sp2 हो गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, कितना हो गया, बढ़ के 109 डिग्री से 120 डिग्री हो गया। और एंगल जितना बढ़ जाएगा उतनी इन बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे G क्या है, वेयर G इज द बल्की ग्रुप। G कोई भी बल्की ग्रुप है। जैसे हम बात कर लें, ये बेंजीन है तो बेंजीन ही अपने आप में एक बड़े साइज का ग्रुप होता है, और इस पे क्या लगा दिया, इस बेंजीन पे हमने क्या लगा दिए, 3 साथ में एल्काइल ग्रुप भी लगा दिए, किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, कह सकते हैं 1 3 5 पोजिशन पे। तो स्ट्रेन, ये कह रहा है स्ट्रेन इज रिलीज बिकॉज बॉन्ड एंगल इज बिटवीन 2 बल्की ग्रुप इंक्रीज which in the turn
डिक्रीज स्टेरिक रिपल्शन इन बिटवीन दैट। तो ये कह रहा है क्या होगा इस केस में, इनोल फॉर्म बनते ही क्या होगा, इनोल फॉर्म बनते ही स्ट्रेन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि बोन एंगल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा बल्कि ग्रुप में, और बल्कि ग्रुप के बीच में बोन एंगल बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगी, और स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी किससे, कीटो फॉर्म में। कब, अगर क्या है अल्फा कार्बन पे लगने वाले ग्रुप क्या हो, बल्कि ग्रुप हो, तो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे किसको, कीटो फॉर्म को, वो इनोल फॉर्म को। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है राइट द टोटोमेरिज्म, ये कह रहा है राइट द टोटोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के लिए हमें टोटोमर्स लिखना है। समझिए ये कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप का क्या होगा, इस ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा हो गया तो इसका अल्फा एच इस पे जा सकता है। ऐसे ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा है, इस ग्रुप की वजह से ये अल्फा है। समझिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से बीटा कीटो, ये क्या है, बीटा कीटो कार्बोनाइल ग्रुप है। ये बीटा डाई कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड ग्रुप बनता दिखाई दे रहा है आपको। देखिए इस ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस ग्रुप की वजह से ये भी अल्फा, वो भी अल्फा। तो हर एक कार्बन दो दो ग्रुप की वजह से अल्फा आ रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। और बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में जो CH2 ग्रुप होता है वो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। इसके पास जो H है वो मोर एसिडिक H होगा। तो इसका H निकल के इस पर चला गया, ऐसे इसका H इस पर आ गया, इसका H इस पर आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड H इधर, ये H का H निकल के वहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ, इसका H निकल के यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ। तो क्या फॉर्म हो जाएगी, एक इसका H यहाँ गया जाएगा तो डबल बॉन्ड, जैसे इसका H यहाँ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ, इसका H निकल के इस पर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ, इसका H इस पर आएगा तो डबल बॉन्ड वहाँ आ जाएगा। और ये क्या हो चुका है, अब एरोमेटिक हो चुका है। और इसने इनोल फॉर्म ने एरोमेटिसिटी गेन कर ली है, और एरोमेटिसिटी गेन कर ली है तो ये ऑलमोस्ट अब वापस रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएंगे किससे, नॉन एरोमेटिक से। तो ये नॉन एरोमेटिक था और ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और इनोल फॉर्म आते ही क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाएगी, इनोल फॉर्म हो जाएगी इसमें। अब ये वापस रिटर्न नहीं होगा, बैक नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए प्रोसेस तो आपको पता ही है। देखिए अगर हम क्या करेंगे, यहाँ का H+, यहाँ का H+ निकालें तो ये माइनस, अब ये माइनस क्या होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा, तो ये बॉन्ड इधर टूट, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो इस पर माइनस और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और उस माइनस पर क्या जोड़ देंगे, वो H+। सेम कहानी यहाँ से, इसका H+ हटाएंगे तो ये माइनस, और ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो जैसे ही कॉन्जुगेशन में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज O पे और डबल बॉन्ड यहाँ पर, जैसे ही O- होगा तो उस पर H अटैक कर देंगे। तो प्रोसेस तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। चलिए सेम कहानी यहाँ पे है। इसमें क्या है, देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ने वाला ये क्या हो गया, अल्फा एटम। अल्फा एटम पे क्या है, एक एसिडिक H है, और ये एसिडिक, ये तो क्या होगा, कार्बन से भी ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि N से जुड़ने वाला H क्या होगा, कार्बन से भी ज्यादा एसिडिक है। तो ये -M है, और -M की वजह से क्या है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा एटम है, और अल्फा एटम पे लगने वाला H क्या होगा, एसिडिक। तो ये H वहां जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, सेम कहानी यहाँ, इसका H यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और इसका H यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ। अब इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं। देखिए एक तो टॉटोमरिज्म का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, टॉटोमराइजेशन क्या होगी, H वहां जाएगा, H वहां जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये पहले H+ हटाइए, माइनस बनेगा, और वो माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ और वहाँ माइनस, और वो H+ फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, H वहाँ गया होगा O पे और डबल बॉन्ड नीचे आ गया होगा। देखिए सेम कहानी यहाँ पे, H गया होगा यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा। सेम कहानी इधर होगी, H आएगा O पे तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर होगी बात। ये हो गई इनोल फॉर्म। एक तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं इस N पे H के अलावा लोन पेयर भी तो है, और ये लोन पेयर सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है, मतलब इस H+ के निकलने के बाद ये N पे क्या बनता है, माइनस, वो माइनस इसके साथ मैं कॉन्जुगेशन में ले रहा हूं, मगर H+ के बगैर निकाले भी क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि इस पे क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है। तो इस लोन पेयर को अगर मैं डोनेट करूंगा तो यहाँ लोन पेयर डोनेट होगा तो वैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस पे यहाँ ये लोन पेयर यहाँ जाके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो एक कंडीशन ये हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, उस पर माइनस बगैर H के शिफ्ट हुए। सेम कहानी यहाँ पे, इसका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा तो ये लोन पर यहाँ जाके बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, माइनस। सेम कहानी यहाँ, ये लोन पर इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जैसे ही लोन पर आएगा वैसे ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और इस पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या हुआ, रेजोनेंस के थ्रू, ये रेजोनेंस के थ्रू प्रोसेस हुआ है, और ये क्या हुआ है, टॉटोमरिज्म के थ्रू। अब कौन सा प्रोडक्ट मेन होगा, ये प्रोडक्ट मेन होगा कि ये प्रोडक्ट मेन होगा। तो अगर मैं बात करूं काइनेटिकली, काइनेटिकली क्या है, जो काइनेटिकली मतलब रेट, जो फास्ट हो जाए। अगर फास्ट की बात करूं तो फास्ट तो किस में होगा, फास्ट तो ये हो जाएगा, रेजोनेंस वाला जो प्रोसेस है वो एकदम से फास्ट हो जाएगा। तो अगर काइनेटिकली बात करें तो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट कौन होना चाहिए, रेजोनेंस वाला।
क्यों? क्योंकि ये फास्ट हो जाएगा। काइनेटिकली का मतलब है जिसमें टाइम कम लगे। क्या वो कह रहा है कि मुझे मुझे मतलब नहीं है। आपने देखा होगा लोगों को दो तरीके की बात करते हुए, एक कहता है कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं, चाहे तू बहुत ज्यादा अच्छी की जरूरत नहीं है मुझे, तू कम अच्छा ही दे दे पर आज ही करा दे, बस इसको कैसे भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी बने ये टूटा फूटा, पर इसको आज ही तैयार करके मुझे दे दे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी हो, कि भाई मुझे देख जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी मुझे बिल्कुल नहीं, तू 2 दिन कह रहा, तो 2 दिन बाद, तो एक हफ्ते बाद बात दे दिए, मगर मुझे पीस बिल्कुल एकदम यूनिक चाहिए, ऐसा चाहिए जो जैसा किसी के घर पे ना हो। आगे बात समझ में नहीं? तो वो क्या होता है थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली मतलब फाइनल ऐसा प्रोडक्ट हो जो किसी के घर ना हो, जो किसी के पास ना हो, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली, चाहे टाइम कितना लग जाए। और काइनेटिकली कहता है कि मुझे आज ही दे दे, कल को मैं करूंगा क्या, ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए बैंड की जरूरत है, शादी आज है और बैंड कहे कि बैंड वाला कहे कि कल को आ जाएंगे भाई साहब, तो कल को क्या करेंगे बैंड का? बैंड तो आज चाहिए जब शादी आज है। आ रही बात समझ में नहीं? तो वो क्या कह रहा है, काइनेटिकली क्या होता है, जो जल्दी फास्ट बन जाए। काइनेटिकली के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो जल्दी बन जाएगा वो स्टेबल प्रोडक्ट, जो वो मेजर प्रोडक्ट। और थर्मोडायनेमिकली के लिए क्या होगा कि फाइनली जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो, वही क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम बात करें काइनेटिकली तो क्या होगा, रेजोनेंस वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिकली तो जो टॉटोमेरिज्म वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर। तो काइनेटिकली अगर हम बात करें तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मेजर होगा किससे, टॉटोमेरिज्म वाले से। और अगर थर्मोडायनेमिकली बात करें तो टॉटोमेरिज्म वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा किससे, रेजोनेंस से, क्योंकि फाइनली ये मोर स्टेबल होता है इससे। ये मोर स्टेबल क्यों है? अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो ये देखिए ये अपने आप में न्यूट्रल है, और वो न्यूट्रल नहीं है, उस पर प्लस माइनस आ रहा है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, आयनिक से। तो ये थर्मोडायनेमिकली ये मोर स्टेबल होगा फाइनली, ठीक। मगर इसके बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन एच एटमों को शिफ्ट होने में टाइम लगता है, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। तो देखिए जैसे हमने इसमें बात करी थी, ये हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड था, इसमें टॉटोमेरिज्म अगर हमने करी, जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, इसका एक एच, अगर हम बात करें इसका एक एच निकल के क्या हो गया, ओ पे आ गया, तो ओ वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो इसमें कैसी फॉर्म हो गई होगी, इस टाइप की फॉर्म हो गई होगी, ये डबल बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ का एच निकल के वहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ। तो ये एक इनोल, एक कंडीशन, एक ग्रुप पे इनोल फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे, इसका अल्फा एच, इसका अल्फा एच यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये हो जाएगा ओ एच। तो क्या होगा उसके बाद, अभी एक बार यहाँ से होगा, ये H इस पर जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ। तो जैसे जैसे इनोल फॉर्म होती जा रही वैसे वैसे कंपाउंड क्या होता जा रहा है, स्टेबल। क्यों? क्योंकि फाइनली जो कंपाउंड है इनिशियली ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, और ये फाइनली कैसा है, एरोमेटिक। तो इसका मतलब है हर हर टोटोमेराइजेशन पे, हर टोटोमराइजेशन पे क्या हो रहा होगा, ये स्टेबिलिटी गेन करता चला जा रहा होगा प्रोडक्ट। एक स्टेप पे हुई, फिर 2 स्टेप पे, फिर फाइनल तीसरे स्टेप पे इनोल होते ही क्या हो गया होगा, ये कंप्लीट एरोमेटिक। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो फाइनल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। अब ये वापस रिटर्न बैक नहीं होता, तो इसमें ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट 100% किस में आ जाता है, इनोल फॉर्म में, क्योंकि इसने क्या कर लिया, एरोमेटिसिटी गेन। तो एक स्टेप पे कराऊंगा तो थोड़ा स्टेबल हुआ, मतलब एनर्जी कम हुई, एक और स्टेप पे कराया तो और स्टेबल हुआ, मतलब एनर्जी और कम हुई, और फाइनल तीसरे स्टेप भी करा दिया तो एनर्जी और डिक्रीज हो गई। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब मोर स्टेबल हो गया। अब इससे टाइम से इसका कोई मतलब नहीं। जैसे अब यहाँ देखिए, ये जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था एक इस केस में, और एक बार यहाँ पे क्या ले लिया था हमने, कार्बन की जगह एन ले लिया था। तो उस केस में देखिए अगर हमने क्या करा था, इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो फाइनल हमने प्रोडक्ट लिया जिसमें यहाँ कार्बन की जगह क्या थे, नाइट्रोजन थे, तो उसमें दो केस बन रहे थे, एक तो इनोलिक केस और एक रेजोनेंस वाला। अगर हम रेजोनेंस वाली बात करेंगे तो रेजोनेंस वाले में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो कम होगी। मतलब स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, फटाक से प्रोडक्ट दे देगा आपको, मतलब कम टाइम लगेगा। तो ये फर्स्ट जो ग्राफ है ये किसका हो गया, रेजोनेंसिंग वाला। तो ये काइनेटिक जो P1 है प्रोडक्ट वो कौन सा हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन हो गई है। और इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिक्वायर्ड, ये क्या होगी, मिनिमम होगी। तो कम एनर्जी एक्टिवेशन, रिक्वायर्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम है अगर प्रोसेस में, रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और फटाक से क्या बना देगी, प्रोडक्ट। तो ये काइनेटिकली अगर कंट्रोल की बात करें तो जो P1 प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब रेजोनेंस वाला। अगर बात करें थर्मोडायनेमिकली, मतलब फाइनली स्टेबिलिटी की बात करें,
तो इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें टॉटोमेरिज्म वाले केस में, टॉटोमेरिज्म वाले प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, इनिशियल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस प्रोसेस में क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब क्या है, रेट स्लो होगा, और रेट्स तो स्लो होगा मगर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की देखिए एनर्जी P1 से क्या आ रही है, कम आ रही है, P2। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो P2 और उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P1 से कम है, मतलब ये ज्यादा थर्मल स्टेबल है। जितनी एनर्जी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, उतना क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर थर्मोडायनेमिकली की बात करें, कंट्रोल बात करें, तो मोर स्टेबल या मोर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, P2, मतलब टॉटोमेरिज्म वाला। क्लियर हो गई बात। अगर तो क्वेश्चन पूछे काइनेटिकली मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो वो रेजोनेंस वाला होगा, और थर्मोडायनेमिकली अगर बात करें किसकी, मेजर प्रोडक्ट की, तो वो कौन होगा, टॉटोमेरिज्म वाला। इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा, उस केस में टाइम कम लगेगा। अब ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इनॉल कंटेंट। हम ये जो प्रोसेस करा रहे हैं ये किसी सॉल्वेंट में डाल दें तो सॉल्वेंट का इस इनॉल कंटेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनोलिक परसेंटेज जो बढ़ाएगा घटाएगा क्या करेगा। तो सुनिए, हमारे पास अगर हम बात करें कीटोफॉर्म की, ये हमारे पास कीटोफॉर्म है। इस कीटोफॉर्म में हम क्या करते हैं, पाथ अप्लाई करते हैं। एक तो पाथ 1 ये है इनॉल फॉर्म, और पाथ 2 के थ्रू क्या हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है। क्या है ये, तो हम कब ले रहे हैं, जब हमारे पास पाथ 1 तो वो है जब सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं है, और पाथ 2 वो है जब जिसमें क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेशन हो जाएगा। सुनिए, सॉल्वेशन इज एन ये कह रहा है ऑल्टरनेट ऑफ द इनोलिक फॉर्म ऑफ कीटोफॉर्म। ये कह रहा है सॉल्वेशन इज एन ऑल्टरनेट ऑफ इनोलाइजेशन फॉर कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म से इनोलाइजेशन होने का एक ऑल्टरनेट और एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कौन, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट। क्या है समझिए, इनॉल कंटेंट क्या होगा, इनॉल कंटेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेशन ऑफ कीटोफॉर्म। ये कह रहा है कीटोफॉर्म का जितना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा, कीटोफॉर्म जितनी ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगी उतनी इनॉल कंटेंट के चांसेस कम होंगे, उतनी इनॉल फॉर्म बनने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। यह कह रहा है कि सॉल्वेशन इज द ऑल्टरनेट ऑफ द इनोलाइजेशन फॉर द कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म जनरली किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनॉल फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, इनोलाइजेशन। ये कह रहा है इनोलाइजेशन का एक ऑल्टरनेट है कौन, सॉल्वेशन। अगर आप क्या कर दें, उसे किसी सॉल्वेंट में ठा के फेंक दें, उसे सॉल्वेंट में डाल दें, तो वहां पे इनोलाइजेशन की जगह एक सॉल्वेशन प्रोसेस और होने लगता है, और जब सॉल्वेशन होने लगेगा तो इनॉल फॉर्म नहीं बनेगी, मतलब इनोलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा कीटोफॉर्म का उतनी इनोलाइजेशन कम होगी, तो उतना इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा अभी समझा रहे हैं, तो ध्यान देना है। कुल मिला के फाइनल बात क्या निकल कर आ रही है, फाइनल बात ये निकल कर आ रही है कि जो सॉल्वेंट अगर हम डालेंगे तो सॉल्वेंट क्या करता है, कीटोफॉर्म को सॉल्वेट कर लेता है, कीटोफॉर्म को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, और जब कीटोफॉर्म को अपने अंदर क्या कर लेगा, घोल लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, तो फिर ये कुछ करेगी नहीं, ये कुछ करेगी नहीं, तो ये क्या होगा, इनोलाइजेशन फॉर्म में नहीं जाएगा, मतलब ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा फिर, और टॉटोमेरिज्म के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इनोलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, कह सकते हैं इनॉल कंटेंट के, इनॉल फॉर्म के बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सॉल्वेशन क्या करेगा, इनोलाइजेशन को क्या कर देता है, रोक देता है, यानी कि इनोलाइजेशन का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, क्या ऑल्टरनेट मेथड है, यानी कि ऑल्टरनेट सॉल्वेशन है, मतलब रिवर्स है उसका, या कह सकते हैं इनोलाइजेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, कीटोफॉर्म की कौन, सॉल्वेशन। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट विल बी फॉलोअप्स। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट किसकी, तो किस फॉर्म में होगा, तो सबसे ज्यादा इनॉल इन द गैसियस फेज। अगर गैसियस फेज में है, मतलब कहने का मतलब यह है कि गैसेस जो इनोलिक फॉर्म है, यानी कि जो इनोलिक फॉर्म का मॉलिक्यूल्स अगर वो गैसियस फेस में है, तो उस केस में इनॉल कंटेंट, इनॉल फॉर्म बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उससे कम होगा इनॉल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो कैसा हो, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में इनॉल परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, इनॉल इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या है, घट जाएगी। और इनॉल इन द वाटर। वाटर तो बहुत ज्यादा पोलर होगी, एकदम मस्त पोलर होता है वाटर, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा जो इनोलाइजेशन है वो गैसियस फेस में होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो इनोलाइजेशन है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर सॉल्वेंट क्या हुआ, नॉन पोलर, तो इनोलाइजेशन बढ़ेगी, और सॉल्वेंट क्या हुआ, पोलर, तो इनोलाइजेशन घटेगी। और सबसे ज्यादा पोलर इसमें कौन दिखाई दे रहा है, वाटर। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी बढ़ती जाएगी सॉल्वेंट की, उतनी इनोलाइजेशन घटती जाएगी। रीजन क्या है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं,
पोलर सोलवेंट होते हैं वो क्या कर लेंगे, कीटो फॉर्म को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन भी। अगर वाटर के केस में किसी को घोलें, देखिए किसी भी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में घोलें तो उसे बोलते हैं सॉल्वेशन, मगर वाटर सॉल्वेंट के लिए उसे हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, तो अगर पोलर सोलवेंट होगा तो वो कीटो फॉर्म को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व, और डिसॉल्व कर लेगा तो इनॉल फॉर्म के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर पोलर सोलवेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, इनॉल चांसेस कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे सोलवेंट पोलर होता जाएगा, पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनॉल के चांसेस कम होते जाएंगे। तो ध्यान रखना, पोलर सोलवेंट इनॉल फॉर्म को, इनॉल चांसेस को घटा देता है, इनॉल कंटेंट को घटा देगा, मगर नॉन पोलर थोड़ा सा क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैसेस फेस में। यह कह सकते हैं, ऐसे समझिए, गैसेस फेस में सबसे ज्यादा है। पोलर सोलवेंट थोड़ा घटाएगा, मगर पोलर सोलवेंट कम घटाता है, नॉन पोलर सोलवेंट कम घटाता है, और पोलर सोलवेंट ज्यादा घटाता है। और जितना ज़्यादा पोलैरिटी होती जाएगी उतनी सॉल्वेंट क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, सॉल्वेंट है हमारे पास, और ये इनॉल कंटेंट की बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी, ये हमारे पास क्या है, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। इस बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड की इनॉल परसेंटेज अगर हम बात करें, तो इसकी जो नॉर्मल, अगर हम बात करें इसकी जो इनोलाइजेशन परसेंटेज अगर हम देखें, तो अगर हम बात करें इसकी हमने इनॉल परसेंटेज कितनी आई थी, 76% आई थी। किसमें, पोलर। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो समझ लीजिए वाटर सॉल्वेंट होता है। तो लिक्विड पोलर अगर हमारे पास था तो इसमें क्या था, इसकी जो इनॉल कंटेंट थी वो कितनी थी, 76। ये है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन क्या है, हेक्सेन मतलब एल्केन। एल्केन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें पोलराइजेशन, इसकी इनॉल कंटेंट बढ़ गई होगी। देखिए 76 से कितनी हो गई, 92। अगर ये क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट, ये कोई लिक्विड पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ 76। और क्या हो गई, अगर हम बात करें, इसमें हमने क्या ले लिया, ये साइनाइड ले लिया और पोलर ले लिया इससे, और ज़्यादा पोलर ले लिया तो इसमें क्या हो गई, इनॉल कंटेंट और भी कम हो गई। और अगर वाटर सॉल्वेंट ले लिया तो और भी कम हो गई। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनॉल कंटेंट घटती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हो गई एनहेक्सेन में, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में। उससे कम हो गई किसी लिक्विड पोलर में, ठीक है, तो उसमें ये हो गई। और अगर हम बात करें और ज़्यादा पोलर ले लें तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी सॉल्वेंट की वैसे वैसे इनॉल कंटेंट घटता चला जाएगा। और अगर गैसेस फेस में लेंगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और एनहेक्सेन क्या है, एनहेक्सेन लिक्विड होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है। देखिए क्या होगा, इफ अगर हमारे पास क्या है, सोलवेंट कैसा हो जाए, वाटर हो जाए, या कह सकते हैं पोलर सोलवेंट हो जाए, तो क्या होगा, ये हमारे पास CO कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनेगी। ये जो कीटो फॉर्म है ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इसमें क्या है, दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो बिग बाई पाई बॉन्ड होगा, डिफरेंट एटम के बीच में तो पोलर पाई बॉन्ड होगा। और ये क्या होगा, पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉन, इसके पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, तो ये स्लाइटली माइनस और वो स्लाइटली पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो वाटर सोलवेंट होता है, वाटर सोलवेंट के पास दोनों पोलैरिटी होती है। इसके अंदर H क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और O क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो वाटर सोलवेंट है वो क्या होता है, डाइपोलर होता है, इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर क्या होगा, ये क्या करेगा, कीटोन ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। पॉजिटिव कीटो ग्रुप के कार्बन को, प्लस कार्बन को किससे डिसॉल्व कर लेगा, O- से, और इसके O- को किससे डिसॉल्व कर लेगा, अपने H+ से। तो ये क्या करता है, इसके दोनों पार्ट को कंप्लीटली क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। और डिसॉल्व भी क्या होगा, देखिए O के और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ तो वाटर से O से जुड़ने वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक ठीक ठाक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ठीक ठाक डिसोल्यूशन हो जाएगी, या कह सकते हैं सॉल्वेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक क्लियर, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉल्वेशन हो जाएगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन हो जाएगी, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा ग्रुप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। तो ये वाटर क्या है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। ये क्या करेगा, कीटो ग्रुप के दोनों पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट को भी डिसॉल्व कर लेगा और नेगेटिव पार्ट को भी, क्योंकि वाटर में दोनों पोलर, दोनों ही क्या है, पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस C+ को तो कर लेगा इसका O- वाटर का, और इसके O- को वाटर का H+ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, कह सकते हैं सॉल्वेट कर लेगा। और जब इसको डिसॉल्व कर लिया तो अब ये टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए कहाँ रहा, ये अपने आप में क्या हो गया, इसके साथ डिसॉल्व होकर बात खत्म हो गई कहानी। ये चार तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, सॉल्वेट कर लेंगे अपने पास, चार तरफ से इसके चार तरफ से वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। तो इसमें जो प्रोसेस होने वाला था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, किसमें, वाटर में और इस CO ग्रुप में। तो क्या होगा, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन इनोलाइजेशन विल बी डिक्रीज टू द
मैक्सिमम एक्सटेंट, अगर सोलवेंट क्या है, सोलवेंट क्या कर लेता है, सीओ ग्रुप को डिसोल्व कर लेगा, डिसोल्व करेगा अपने अंदर, सोलवेट करेगा, तो क्या होगा, इनोल के चांसेस, इनोलाइजेशन के चांसेस कम होते चले जाएंगे। मगर वो कह रहा है अगर वाटर, सोलवेंट क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेरिजन टू अदर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वान डेर वाल्स फोर्स से क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि प्लस स्मॉल माइनस स्मॉल प्लस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। मगर ये ओ से जुड़ने वाले एच, ओ और मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम के बीच में हो जाए तो इसे बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कह रहा है इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन इनोलाइजेशन विल डिक्रीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कह रहा है जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं वो सब क्या करेंगे, इनोलाइजेशन की चांसेस को घटाते हैं, मगर वाटर सॉल्वेंट कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में क्या कर देता है, इनोल कंटेंट को घटा देता है। आगे बात समझ में, चलिए तो देखिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, पोलर ग्रुप है। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। और ये थोड़ा ठीक ठाक पोलर है क्योंकि इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होते हैं तो आराम से क्या हो जाएंगे, ठीक ठाक पोलैरिटी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। चलिए तो इसमें ये पोलर है, अगर अब इसको क्या करें, इस ग्रुप को क्या करें, इस ग्रुप को, इस कंपाउंड को जिसमें ये सीओ ग्रुप है, इसको हम डाल किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करें। अब सोलवेंट अगर पोलर है तो पोलर सोलवेंट तो इसके प्लस को, पोलर का मतलब पोलर सोलवेंट जिसके अंदर प्लस माइनस जनरेट होगा, और प्लस माइनस जनरेट होगा तो इसके प्लस माइनस को तुरंत क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, या कह सकते हैं इसके साथ डिसोल्व कर लेगा, या इसके चारों तरफ आके चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए उतना अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बिजी हो जाएगा, ये सॉल्वेट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको, पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, सराउंडेड कर लेंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे सॉल्वेशन पॉसिबल हो जाएगी, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म एकदम ना के बराबर, यानी कि बहुत डिक्रीज हो जाएगी। लार्ज एक्सटेंट पे क्या हो जाएगी, इनोल कंटेंट, या कह सकते हैं इनोलाइजेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर ये पोलर सोलवेंट कौन हुआ, वाटर हुआ, तो फिर तो और भी ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि वाटर क्या करता है, वान डेर वाल की जगह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, वान डेर वाल की जगह क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वान डेर वाल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब है और भी जल्दी इसको क्या कर लेगा, सॉल्वेट। और अगर हमने क्या लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें प्लस माइनस जनरेट नहीं है, और प्लस माइनस जनरेट नहीं है तो वो न्यूट्रल वाले इन प्लस माइनस के साथ उतने स्ट्रांगली अटैच नहीं होंगे, या कह सकते हैं पोलर नॉन पोलर में उतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। और जब डिसॉल्व नहीं होगा तो इसमें सॉल्वेशन नहीं होगा, तो इसमें जो सॉल्वेशन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो इसमें इनोलाइजेशन क्या होगी, फास्ट होगी। तो कह सकते हैं अगर जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालते हैं तो अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो इनोलाइजेशन को चांसेस को बहुत कम कर देगा, और मगर नॉन पोलर क्या है, उतना कम नहीं करता। और अगर गैसियस फेस में कोई भी सॉल्वेंट है ही नहीं तो सबसे ज़्यादा, तो इसकी इनोलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, गैसियस फेस में। फिर किस में आएगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, उससे भी कम हो जाएगी पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर सॉल्वेंट में भी सबसे ज़्यादा कम किस में हो जाएगी, वाटर के केस में। आगे बात समझ में। तो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इनोल कंटेंट डिक्रीज, रीजन क्या है, पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इनोलाइजेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इस पे इसकी क्या है, सॉल्वेशन बढ़ती जाएगी, और सॉल्वेशन बढ़ती जाएगी तो इसमें इनोलाइजेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज। कह रहा है कीटो फॉर्म हैज ओनली दोज, ये कह रहा है ओनली, अगर हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन होगा नहीं, और सॉल्वेशन नहीं होगा तो उसमें जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म के पास अब एक ही चॉइस होगी। तो कीटो फॉर्म हैज ओनली चॉइस, दैट इज कह सकते हैं टू अंडरगो इनोलाइजेशन। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उस केस में सॉल्वेशन होगा नहीं, सॉल्वेशन नहीं होगा तो कीटो फॉर्म किस में जाएगी, फिर इनोलाइजेशन में। क्लियर होगी बात। देखिए अभी कह रहा है इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिड और बेस इन स्मॉल अमाउंट। अब हम क्या करें, ये जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म किस में क्या शो करती है, इनोलाइजेशन। कहाँ भाग जाएगी, इनोलाइजेशन में भाग जाएगी अगर कोई सॉल्वेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो उसका चांस, उसके पास एक ही रास्ता है, इनोलाइजेशन में जाए। अब हम क्या करें, इसमें कुछ इस ट्रेस एसिड या ट्रेस बेस डाल दें, मतलब कुछ अमाउंट एसिड या कुछ ड्रॉप किसकी डाल दें, बेस की डाल दें। तो जो एसिड और बेस हैं वो क्या करते हैं, कीटो फॉर्म की जो इनोलाइजेशन प्रोसेस है उस इनोलाइजेशन प्रोसेस को, या कह सकते हैं
टोटोमराइजेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या होगा, कीटोफॉर्म की जो इनोलाइजेशन है उसमें जो एसिड और बेस की जो ड्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। कैटलिस्ट की तरह मतलब इनोलाइजेशन के रेट को क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो देखिए, तो इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिड और बेस इन स्मॉल अमाउंट, अगर हम स्मॉल अमाउंट में क्या कर दें, एसिड या बेस डाल दें तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो कह रहा है एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन स्मॉल अमाउंट कैन कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ टोटोमराइजेशन। तो अगर हम क्या करें, इस प्रोसेस में इस कुछ ड्रॉप एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ ड्रॉप एसिड की या बेस की डाल दें तो उस केस में टोटोमराइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। या कह सकते हैं ये जो एसिड बेस की ड्रॉप है वो क्या कर देंगी, टोटोमराइजेशन को कैटलाइज कर देंगी, इस प्रोसेस को क्या कर देंगी, कैटलाइज। देयरफॉर वी कैन से दैट एसिड और बेस कैन बिहेव एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टोटोमराइजेशन। तो एसिड और जो बेस है, एसिड या बेस है, वो क्या करता है, टोटोमराइजेशन प्रोसेस को कैटलाइज कर देता है। तो इसका मतलब जो एसिड और बेस है वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट, किसमें, प्रोसेस ऑफ टोटोमराइजेशन में। चलिए अगर हम बेस की प्रेजेंस में बात करें, ये कह रहा है बेस कैटलाइज, अगर हम बेस कैटलाइज करें, हमने क्या करा, बेस डाल दिया, बेस की कुछ ड्रॉप डाल दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दिया इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, बेस क्या करेगा, इसको कैटलाइज कर देगा। और कैसे काम करेगा, एक कैटलिस्ट की तरह। ये क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। सुनिए, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक एच, तो ये क्या करेगा, बेस सबसे पहले क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल पे, इस कीटो फॉर्म पे जाकर अटैक करेगा। और इसे क्या चाहिए, बेस क्या मांगेगा, H प्लस, तो एसिडिक H कहाँ है, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, देखिए प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या होगा, H निकल के इस O पे और डबल बॉन्ड इधर से टर्न हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, कीटो फॉर्म थी, इनॉल फॉर्म हो गई, मगर अब बेस की प्रेजेंस में हो रही। बेस क्या करेगा, इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा, बाकी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे काम करेगा ये। जब बेस इस पर अटैक करेगा तो इसके अल्फा एच को, यानी कि इसके एसिडिक एच को क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये H प्लस चला जाएगा इस पे, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा माइनस, और वो H प्लस इस बेस पे जाके कंबाइन होगा। तो जैसे ही ये क्या करेगा, बेस इसके H प्लस को क्या कर लेगा, यहाँ से रिमूव करा लेगा। H प्लस को रिमूव करा के क्या बन जाएगा, BH, मतलब इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एनायन जनरेट हो जाएगा। अब ये एनायन क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। देखिए ये जो एनायन बना है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये चार्ज क्या होगा, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो वैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक नया पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, एक माइनस चार्ज। अब ये जो नया एनायन जनरेट हो गया रेजोनेंस की वजह से, अब ये वापस क्या होगा, इस बेस ने जो H लिया था वो वापस अपने H को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जो यहाँ से लिया था। और यही तो प्रोसेस हम करते थे नॉर्मल। जब भी मैंने एसिड और बेस का जिक्र नहीं करा था तो उसमें क्या करते थे, हम एसिडिक H को पहले रिमूव करते थे, एसिडिक H को रिमूव करके क्या बनाते थे, एनायन, और एनायन को एनायन का रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर क्या करते थे, वापस H प्लस को क्या कर देते थे, डीमराइज, यानी कि क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, और फाइनल क्या बन जाती थी, इनॉल फॉर्म। वही तो प्रोसेस बेस के थ्रू हुआ, बस बेस ने क्या करा, इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया, जल्दी H प्लस निकलवा दिया और जल्दी वो जुड़वा दिया। मगर ध्यान दीजिए इसमें दो प्रोसेस हैं, एक तो H प्लस को हटाना, H प्लस के हटाने के बाद फिर ये रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस के बाद वापस फिर H प्लस को इस प्रोसेस, इस एनायन पे, जो नया एनायन जनरेट हुआ उस पर ऐड करना, और क्या बनाएंगी, ये इनॉल फॉर्म। ठीक, और बाकी बेस वैसा का वैसे निकल जाएगा। मतलब बेस का अपना कोई रोल नहीं रहा, बेस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, जैसे डाला था वैसे बाहर निकल गया। इसलिए क्या हो गया, एक कैटलिस्ट की तरह काम करा, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवाया, रिएक्शन में हेल्प करवाई है, मगर खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ रिएक्शन में। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है, दो प्रोसेस है, एक तो H प्लस का हटाना और एक H प्लस का जोड़ना। H प्लस को जब आप हटाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होना जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब बेस क्या करेगा, H प्लस को रिमूव कराएगा तो ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा। तो ये जो प्रोसेस है, पहला वाला स्टेप जिसमें H प्लस को हम रिमूव करते हैं, ये स्लोवेस्ट स्टेप है। और लास्ट वाला जो स्टेप है जिसमें H प्लस को जोड़ेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि आयंस के बीच में रिएक्शन है, तो ये थोड़ी फास्ट होती है। तो ध्यान रखना इसमें, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टोटोमराइजेशन में जो स्लोवेस्ट स्टेप है किसमें, बेसिक मीडियम में या बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो कौन सा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, या कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वो कौन सा होता है, जो H प्लस रिमूव करने वाला जो स्टेप है वही क्या है, यानी कि H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला जो प्रोसेस है वही वो स्टेप है, वही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात करिए एसिड कैटलाइज, अगर हम एसिड कैटलाइज डालें तो प्रोडक्ट तो वही होगा, बिल्कुल वैसी इनोलाइजेशन होगी। ये एसिडिक H निकल के इस पे इधर और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर इनॉल फॉर्म बन जाएगी। मगर होगा क्या, अब ये जो एसिड है, मैकेनिज्म देखिए, हमने जो एसिड डाला, एसिड क्या होगा, जैसे एसिड एक्शन में आता है तो H प्लस और A माइनस बनाएगा, कोई भी H प्लस और एनायन।
ये H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। प्लस का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो तुरंत वहां जाएगा जहां से इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, O से। और वैसे भी O पे लोन पेयर, और दूसरी बात ये पोलर पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर लिया होगा, इस पाया होगा माइनस और इस पाया होगा प्लस। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे स्लाइटली, इस पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, इस पे पॉजिटिव। तो H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, H प्लस उस सोर्स पे, उस पॉइंट पे जाके जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, O पे। O पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, तो ये प्लस माइनस पे आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को क्या होगा, अब ये कार्बन कैटायन क्या करा, अभी तो हमने क्या करा, अब यहां से H प्लस निकलेगा, ये H प्लस जैसे निकलेगा तो H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा माइनस, और प्लस माइनस ये क्या बना देंगे तुरंत बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर हो जाएंगे और इस पे एक बैकेंड ऑर्बिटल हो जाएगी, आपस में क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। तो देखो इनॉल फॉर्म हो गई। इसमें क्या है, इसमें H प्लस का जुड़ना ये फास्ट होता है, और H प्लस का यहां से जो H प्लस का रिमूव कराना है वही क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। दोनों ही केस में H प्लस का रिमूव होना ही स्लोवेस्ट स्टेप है। वहां पे भी स्लोवेस्ट स्टेप कौन था, जब H प्लस रिमूव करा रहे थे, मगर उसमें H प्लस पहले स्टेप में रिमूव हो रहा था। और इसमें जो, इसमें भी स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, जिसमें H प्लस हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करा रहे हैं, मगर इसमें H प्लस सेकंड स्टेप में रिमूव हो रहा है। पहले स्टेप में H प्लस अटैक कर रहा है, दूसरे स्टेप में H प्लस रिमूव हो रहा है। उसमें उल्टा हो रहा था, पहले H प्लस रिमूव कर रहा था, दूसरे स्टेप में H प्लस अटैक कर रहा था। तो दोनों ही केस में क्या है, H प्लस जब क्या होता है, रिमूव होता है, वही क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बस अंतर इतना है कि उसमें H प्लस के रिमूव होने वाला स्टेप पहला है, और इसमें H प्लस के रिमूव होने वाला स्टेप लास्ट वाला है। अब देखिए, अगर हमें एसिड और बेस कैटलाइज दे रखा तब तो ठीक, हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया। मगर एक और बात ध्यान रखना, अगर हमें एसिड और बेस नहीं दे रखा था, जैसे अभी तक हम टोटो पढ़ते आ रहे थे और उसमें हमें ये नहीं बता रखा था कि एसिड कैटलाइज है, बेस कैटलाइज है, तो हम फिर कौन सा प्रोसेस लेके चलते हैं, फिर कौन सा मैकेनिज्म लेके चलते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक मैकेनिज्म क्या बता रखा कि पहले H प्लस को रिमूव करिए, वहां से एक एनायन जनरेट होगा, उस एनायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो नया एनायन जनरेट होगा उस पर H प्लस जोड़ दीजिए। और ये कौन सा प्रोसेस था, ये बेसिक कैटलाइज वाला प्रोसेस ही तो था। पहले H प्लस को हटाओ और बाद में एनायन को, जो एनायन बनेगा उसका रीअरेंज करके क्या लगा दो, H प्लस को लगा दो। तो बेसिक नेचर। तो अगर कोई भी न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा, जो बेसिक वाला प्रोसेस है, जो बेस कैटलाइज वाला जो प्रोसेस है, वही मैकेनिज्म क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में अप्लाई होगा। तो नोट पॉइंट ये ध्यान रखना, इन न्यूट्रल मीडियम टोटोमराइजेशन विल फॉलोज बेस कैटलाइज पाथ। तो कौन सा पाथ फॉलो करता है, बेस कैटलाइज वाला पाथ, किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। अब देखिए, ये प्रॉब्लम है, कह रहा है कि हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का हमने टोटोमर्स कराना है बेसिक कैटलाइज में, और इससे क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट, और फिर ये एसिड कैटलाइज में करेंगे तो भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो कह रहे हैं P और Q क्या है वो बताइए, और इन P Q में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा मेजर होगा, स्टेबल नहीं मेजर, ठीक है। तो विच विल बी द मेजर इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। समझिए, मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए, दो बहुत छोटी सी बातें। बेसिक कैटलाइज अगर हम कर रहे हैं तो बेसिक में क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग होता है वो क्या होता है, H प्लस का रिमूव वाला जो स्टेप है वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसमें क्या है, जितना ज्यादा मोर एसिडिक H होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये तो किस पे डिपेंड करता है, जो मोर एसिडिक H है। जैसे हम बात करें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इधर से भी अल्फा कार्बन है, इधर से भी अल्फा कार्बन है, ये H भी एसिडिक H है, ये भी H भी एसिडिक H है। अब जोन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक H होगा वही क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, मोर एसिडिक H क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, किसमें, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में। बेस कैटलाइज प्रोसेस में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जो मोर एसिडिक H से आएगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करें तो ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इस पे ये जो CH3 है प्लस आई से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। या कह लो इस पे कितने H हैं, इस पे 2 H है, इस पे 3 H है, इस पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये H क्या होगा, ज्यादा अल्फा 1 वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, अल्फा 2 वाले से। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इस H वाला होगा। तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, इधर का H यहाँ चला जाए, H ये जाके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, H यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। इधर से क्या होगा, H ये आ जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाए, तो एक प्रोडक्ट ये, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ। मेजर कौन सा होगा, ये वाला, जो मोर एसिडिक H है वही क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए इसमें देखें,
इसमें क्या होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एसिडिक मीडियम में जब एसिड कैटलाइज प्रोसेस हम लेते हैं तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा फाइनली जो क्या बनता है, फाइनली जो इनोल फॉर्म होगी, वो इनोल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वही क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो एसिडिक करेक्टर में, एसिडिक अगर मीडियम में हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो मोर स्टेबल इनोल फॉर्म है वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। और बेसिक मीडियम में क्या था, जो मोर एसिडिक एच से जो इनोल फॉर्म बनेगी वही क्या, मोर एसिडिक एच जोन सी भी इनोल फॉर्म देगा वो मेजर होगी। तो इसमें देखिए अब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये OH, ये H इधर और ये डबल बॉन्ड, या फिर ये वाला H इधर और ये डबल बॉन्ड, तो ये वाली इनोल फॉर्म ये OH बन जाएगा, इनोल फॉर्म ये वाली, ये डबल बॉन्ड वाला स्टेबल होगा कि ये डबल बॉन्ड वाला। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो चेक कर लेंगे डबल, ये जो एल्कीन बनेगी इस एल्कीन पे, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इनोल फॉर्म में फाइनली C डबल बॉन्ड C बन रहा है, तो जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही मेजर इनोल फॉर्म हो जाएगी। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे पता चल जाएगी, नंबर ऑफ अल्फा से। तो अगर मैं बात करूं इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये हो गया ग्रुप, इसके इधर अल्फा होगा और उसके इधर अल्फा होगा, 3 अल्फा एच यहाँ 3 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे 6 अल्फा एच। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये ग्रुप होगा, इससे जस्ट अगला यही अल्फा एच होगा, इस पे 2 अल्फा एच। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कितने अल्फा एच आएंगे 6, और जब यहाँ बनेगा तो केवल 2, इसलिए मिडिल वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा एसिडिक में। देखिए अगर बात करें बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक कैटलाइज की बात, प्रोसेस की बात करें तो या तो H यहां से जाए, या तो H यहां से जाए, तो H यहां का H यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां, या फिर क्या हो जाए इधर का H यहां जाए, ये वाला एसिडिक H निकले और ये डबल बॉन्ड आ जाए। मगर ये H ज्यादा एसिडिक था और ये H ज्यादा एसिडिक था, तो ये क्या होगा, यही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो जो P, एक P हो गया, एक क्या हो गया Q, देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनमें से ये क्या होगा, मेजर, क्योंकि ये किससे आता है, ये जो इनोलिक फॉर्म है ये मोर एसिडिक H से आती है, किससे, अल्फा 1 से, और ये किससे आती है, अल्फा 2 से। यहां देखिए तो रीजन क्या हो गया 4। अब बात करते हैं किसके लिए, जब एसिड कैटलाइज हो, एसिड कैटलाइज में भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसका H निकल के यहाँ पहुंच जाए तो डबल बॉन्ड ये, और इसका H यहाँ निकल के पहुंच जाए तो डबल बॉन्ड ये। अब इसमें देखना है स्टेबिलिटी, उसमें तो देखा था कि मोर एसिडिक एच से कौन सी इनोल आ रही, तो मोर एसिडिक एच से तो ये आ रही थी। इसमें देखना अब जब मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसकी डबल, ये एल्कीन बन रही तो इनकी अल्फा कॉन्जुगेशन देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए ग्रुप, इससे जस्ट अगला ये बिनाइल कार्बन क्या हो जाते हैं, ग्रुप, इससे जस्ट अगला ये कार्बन हो गया अल्फा, इस पे कितने अल्फा एच हैं 2। अगर हम बात करें इसकी तो इस पे देखें तो एक अल्फा एच ये और एक अल्फा एच ये है, तो इधर एक अल्फा कार्बन ये और एक अल्फा कार्बन ये, डबल बॉन्डेड कार्बन बिनाइल कार्बन हो गए ग्रुप, इसकी वजह से ये भी अल्फा, तो यहाँ 3 अल्फा एच ये हैं, 3 अल्फा एच ये, इसके पास कितने हो गए 6 अल्फा एच। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन, तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये मेजर, ये मोर स्टेबल है, तो यही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। तो एसिडिक मीडियम में जो मोर स्टेबल इनोल फॉर्म होगी वही क्या हो जाएगी, मेजर। और इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी किससे चेक कर ली, एल्कीन की स्टेबिलिटी से। नेक्स्ट देखिए अगर हम यहाँ बात करें, इसमें देखिए तो ये हमारे पास कीटोन फॉर्म में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर हम क्या करें बेसिक मीडियम में बनाए, बेसिक कैटलाइज प्रोसेस में अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, देखिए ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, इस अल्फा कार्बन पे केवल एक H है और इस पे कितने H हैं 2, और इस पे कितना H है 1, या कह लो इस पे ये CH3 लग रहा है, ये CH3+ I से इसके एसिड स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो ये अल्फा 1 वाला क्या होगा, H ज्यादा एसिडिक होगा और बीटा वाला कम होगा। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होता है जो क्या होगा, मोर एसिडिक H है। तो देखिए 2 फॉर्म बनेंगी, इसका H वहां चला जाए, ये अल्फा H है एसिडिक H है, ये H निकल के वहां जाए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो एक तो फॉर्म ये बन गई, ये इधर का ये H निकल के वहां पहुंच जाए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो ये 2 फॉर्म बनेंगी। अब इन दोनों में से मेजर कौन सी होगी, ये, क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा 1 का जो H है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, अल्फा 2 से, तो जो मोर एसिडिक H से इनोल फॉर्म आएगी वो मेजर हो जाएगी, किसमें, बेसिक मीडियम में। बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ का H निकले या यहाँ का, तो यहाँ का निकले तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ का निकले तो ये डबल बॉन्ड, तो दोनों फॉर्म ये हो गए। अब इसमें क्या देखेंगे, मेजर देखेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी। अगर इस एल्कीन की बात करूं तो इस एल्कीन पे देखिए एक इधर ये अल्फा कार्बन और एक डबल बॉन्डेड कार्बन से ये अगला इधर अल्फा कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है विनाइल कार्बन वो हो जाते हैं ग्रुप, इसके इधर देखूं तो ये अल्फा, यहाँ कितने अल्फा एच हैं 2, इसके इधर देखूं तो ये अल्फा, इस पे कितना अल्फा एच है 1, तो इस पे आ गए 3 अल्फा एच। इस ग्रुप की बात करें डबल बॉन्डेड कार्बन की, तो देखिए इसकी वजह से ये अल्फा, इसकी वजह से ये भी अल्फा होगा और एक वो भी अल्फा, तो 3 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ और 2 अल्फा एच यहाँ, तो 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए 7 अल्फा एच, तो इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 7, तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये क्या हो जाएगी, मेजर। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में वो प्रोडक्ट, वो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी जो रियल में मोर स्टेबल इनोल फॉर्म विल बी मेजर प्रोडक्ट इन एसिडिक मीडियम।
और बेसिक मीडियम में क्या होगा, मोर एसिडिक एसिड जो इनोल फॉर्म क्रिएट होगी वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। देखिए in base catalyzed reaction acidic strength of alpha H is the deciding factor in deciding percentage of different enol form। तो जितना ज्यादा एसिडिक H होगा, जितना ज्यादा एसिडिक अल्फा H होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किसमें, बेस कैटालाइज रिएक्शन में। तो दूसरी बात, अगर तो इसमें क्या हो गया, अगर अल्फा वन, क्योंकि इस केस में क्या था, अल्फा वन क्या था, ज्यादा एसिडिक था, किससे, अल्फा टू से। तो इसलिए इनोल क्या होगी, इनोलाइजेशन क्या होगी, अल्फा वन के केस में अगर हम बात करें इनोल फॉर्म, तो तो अगर एसिडिक क्या हो गया, अल्फा वाला जो H है, अल्फा वन वाला जो H है, अगर वो मोर एसिडिक है किससे, अल्फा टू वाले H से, तो अल्फा वन वाले से जो इनोल कोरस्पॉन्डिंग जो इनोल फॉर्म होगी किससे, अल्फा वन H से, तो वो क्या होगी, ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगी किससे, इनोल कोरस्पॉन्डिंग टू द अल्फा टू। तो जिस अल्फा का H जितना ज्यादा एसिडिक, उससे क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, इनोल परसेंटेज मिलेगी, या कह सकते हैं उस अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग, उस अल्फा H के कोरस्पॉन्डिंग जो इनोल फॉर्म बनेगी वही क्या होगी, मेजर होगी। कौन सी, जितनी ज्यादा एसिडिक H होगा। तो जौन सा भी अल्फा H जितना ज्यादा एसिडिक, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इनोल फॉर्म है वही क्या होगी, मेजर होगी। नेक्स्ट, इन एसिड कैटालाइज रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आर सेम। जो कार्बन कैटायन बनता है, देखिए इसमें क्या होगा, पहले ये H प्लस जाके अटैच होता है O पे, और ये क्या होगा, एक कार्बन कैटायन जनरेट होगा। अब यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी, यहाँ से निकलेगा H प्लस, तो यहाँ एल्किन बन जाएगी, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ एल्किन बन जाएगी। तो इसमें दो फॉर्म बनेंगे। अब ये कौन सी मेजर होगी, तो इसमें यही स्टेप क्या होता है, H प्लस का निकलना ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब जोन सा भी जो प्रोडक्ट बनेगा इनोल फॉर्म का, फाइनल जो एल्कीन बनेगी, वो जोन सी ज्यादा स्टेबल होगी, जो मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो इसमें एसिडिक मीडियम में क्या होना है, इन एसिडिक मीडियम स्टेबिलिटी ऑफ इनोल विल बी द गवर्निंग फैक्टर। तो जितनी ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म बनेगी वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो परसेंटेज ऑफ इनोल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। तो जितनी ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी इनोल की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। किस केस में, एसिडिक मीडियम में। और अगर बेस कैटालाइज में जितना ज्यादा मोर एसिडिक H से आने वाली जो इनोल फॉर्म है वही क्या होगी, मेजर। तो देखिए जी, अब ये हमारे पास कोई कार्बोनल कंपाउंड है, इसकी हमें टोटोमराइजेशन करानी बेस कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए बेस कैटालाइज में क्या होगा, अब अगर हम बात करें ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक कौन है, वो देखिए, जो जितना ज्यादा एसिडिक H होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इनोल फॉर्म बनेगी वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी बेसिक मीडियम में। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए ये अल्फा, ये इसके पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, मगर इस अल्फा पे ये क्या दिखा रहा है, अगर बात करें तो ये बेंजीन क्या दिखाएगी, -I, क्योंकि इसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या दिखाते हैं, -I, और माइनस वाले एसिड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, अब जो अल्फा वन। तो अल्फा वन का जो H है वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, अल्फा टू वाले से। क्लियर हो गई बात कि नहीं आई। देखिए ये -M, ये ग्रुप, तो इसकी वजह से ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, मगर इस पे एडिशनल क्या लग रहा है, बेंजीन, और बेंजीन क्या दिखाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप -I, और -I होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये H क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो अल्फा वन ज्यादा एसिडिक हुआ किससे, अल्फा टू से। तो इससे जो एल्कीन, इससे इसका H निकल के जो इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनोल फॉर्म होगी वो ज्यादा मेजर हो जाएगी। तो देखिए इसका H यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और इधर का H यहाँ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो ये दो फॉर्म बनेंगी। मेजर कौन सी होगी, अगर बेसिक मीडियम में बात करूं तो ये अल्फा वन वाला H ज्यादा एसिडिक था, तो यही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। किसमें, बेस के केस में, क्योंकि अल्फा वन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था किससे, अल्फा टू से। तो अल्फा वन स्ट्रॉन्गर एसिड था अल्फा टू से। क्लियर। चलिए बात करें एसिड की। एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड के केस में क्या होगा, दोनों यही तो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें मेजर कौन सा होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगी। अब ये एल्कीन स्टेबल है कि ये, तो ये देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होगा, विनाइल कार्बन। इनसे इधर देखूं तो ये अल्फा, और इधर तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो है मगर इस पर H नहीं है कोई भी, क्योंकि बेंजीन की यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी फिल है। तो इस ग्रुप की वजह से देखूं तो ये अल्फा और ये अल्फा, इस पे तो कोई अल्फा H है नहीं, उधर 3 अल्फा H है। यहाँ देखिए इस ग्रुप की बात करूं तो इसके इधर कितने अल्फा है, इधर एक ही कितना अल्फा होगा, 2 अल्फा H होंगे, CH2 होगा ये। तो इधर 2 अल्फा H है, इसमें 3 अल्फा H है। तो ये क्या है, यही ज्यादा, इसमें 3 अल्फा H आ रहे हैं, इसमें 2, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो
तो ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम में यही मेजर हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, बेसिक मीडियम में भी यही मेजर था और एसिडिक मीडियम में भी यही मेजर है। दोनों में सेम मेजर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर उस वो मेजोरिटी कैसे पता चली थी कि अल्फा 1 का जो एच था वो ज्यादा एसिडिक था, इसलिए उससे जो इनोल आएगी वो ज्यादा मेजर आएगी। इसमें कैसे पता चला मेजोरिटी के एल्कीन जो बनी, जो इनोल फॉर्म बनी, वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वही मेजर होगा। एसिडिक मीडियम में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी, और उसमें क्या देखते हैं, एसिडिक करेक्टर। तो इसमें मोर स्टेबल एल्कीन कौन थी, ये, क्योंकि इसमें कितने अल्फा एच आ रहे थे, 3, और उसमें कितने अल्फा एच आ रहे हैं, केवल 2। चलिए दूसरी बात, एक और बात करें, ये जो डबल बॉन्ड है इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में भी है। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन है। वो जो एल्कीन है उसका इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, डबल सिंगल सिंगल। तो ये डबल बॉन्ड ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि ये जो एल्कीन है इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होगा, तो इसलिए और भी ज्यादा स्टेबल है। चलिए खैर, एक और खास बात देखिए, ये दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं पी और क्यू, अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो एक दूसरे के क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स ही तो है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में जो दो इनॉल फॉर्म जनरेट हो रही है, ये दोनों इनॉल फॉर्म एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। देखिए डबल बॉन्ड की तो शिफ्टिंग है, बस डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो गया। तो एक दूसरे के इन दोनों में अगर डिफरेंस देखूं तो एक दूसरे के आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है, पोजीशन, क्यों, किसकी पोजीशन डिफरेंट है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को जिनमें जो प्रोडक्ट बने वो क्या हो जाए, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाए। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट क्या हो जाए, एक दूसरे का प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बने वो एक दूसरे के क्या हो जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन। चलिए खैर, यहां देखिए अगर हम इसमें बात करें, ये हमारे पास क्या है, बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कोई बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये बेसिक मीडियम में करेंगे तो इसके भी दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखिए ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा और ये भी अल्फा, इस ग्रुप की वजह से इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा। चलिए जैसा पार्ट इधर है वैसा पार्ट इधर है, तो इस पे करो या इस पे करो, एक ही बात है। अब ये कोई से एक ग्रुप की बात कर लो, चलिए इस पे लेते हैं। अगर इस पे क्या होगा, अब यहां से भी अल्फा आ सकता है और यहां से भी अल्फा आ सकता है, ठीक। तो एक एच यहां से गया तो डबल बॉन्ड यहां और ये हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा। ये देखिए क्लियर होगी बात। अब यहां से कर ले, ये वाला एच निकल के इस पे गया तो डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। अगर बात करें बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में तो मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, जो मोर एसिडिक एच है। अब बताइए अल्फा 1 वाला ज्यादा एसिडिक एच है कि अल्फा 2 वाला। ये जो ग्रुप है सिर्फ एक ग्रुप की वजह से अल्फा है, जबकि ये जो कार्बन है दो ग्रुप की वजह से, इसकी वजह से भी अल्फा और इसकी वजह से भी अल्फा है। तो इसे रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, जो 2 - M की वजह से एसिडिक है। तो ये ज्यादा मोर एसिडिक एच है। तो इसके द्वारा ये मोर एसिडिक एच की वजह से जो क्या होगा, इनॉल फॉर्म जनरेट होगी, वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में तो क्या हो गई, ये वाली मेजर प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। ये पी था, एक क्यू था, तो पी वाली क्या हो गई, मेजर, इस वाली, ये जो मोर एसिडिक एच वाला है। चलिए बात करते हैं किसकी, अब एसिडिक मीडियम की। तो प्रोडक्ट तो यही दो बनेंगे। अब देख लो, इसमें जब एसिडिक मीडियम है तो मेजोरिटी कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी से। तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करिए, ये ग्रुप है, इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो इधर ये अल्फा कार्बन, तो इस पे कितने अल्फा एच है, 2। इसकी वजह से देखूं तो ये ग्रुप हुआ, इस ग्रुप की वजह से इधर क्या होगा, अल्फा, और इधर क्या होगा, अल्फा। इस पे तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, और वैसे भी डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये तो अल्फा हो नहीं सकता, तो इसकी वजह से है। ये कितना हो गया, 3 अल्फा एच। इसके पास 2 अल्फा एच है और उसके पास कितने हैं, 3 अल्फा एच। देखिए ग्रुप हुआ, इसकी वजह से अल्फा, तो यहाँ 2 अल्फा एच, वहां 3 अल्फा एच, तो ये ज्यादा मेजर हो गया। और ये मोर स्टेबल हो गया, तो मोर स्टेबल हो गया तो यही क्या हो गया, मेजर हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में भी यही मेजर है और बेसिक मीडियम में भी यही मेजर था। या और एक बात देखिए, इसका जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये सिर्फ 2 कॉन्जुगेशन में है। देखिए डबल सिंगल और का लोन पेयर। यहां अगर मैं बात करूंगा तो लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इसमें लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसमें लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। इसमें भी कॉन्जुगेशन है मगर इसमें उतना बड़ा कॉन्जुगेशन नहीं है। देखिए डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, उसमें लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और जितना ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा उतनी क्या हो जाएगी, स्टेबल, और जितना स्टेबल हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, किसमें, एसिडिक मीडियम में। और ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए पी वाला क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, किससे, क्यू से। देखिए
तो P एंड Q आर, ये क्या है, पोजिशन आइसोमर्स। अभी हमने जो जितने भी क्वेश्चन देखे इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं P और Q, चाहे बेसिक मीडियम में ले लो चाहे एसिडिक मीडियम में लो, तो उसमें दोनों जो P और Q है वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पोजिशन आइसोमर्स आ रहे हैं। सिर्फ उनमें क्या है, डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही हो फंक्शन ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, तो क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स। तो कह रहा है रिगियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है, रिगियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है, इफ इन द रिएक्शन प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज मेजर प्रोडक्ट, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज रिगियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स क्या हो, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब चेन आइसोमर्स हो, पोजीशन आइसोमर्स हो, फंक्शनल आइसोमर्स हो, ठीक है, और उनमें से कोई सा एक क्या हो, मेजर प्रोडक्ट हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इनोल फॉर्मेशन इज जनरली रिगियो सेलेक्टिव इन नेचर। तो जो इनोलाइजेशन है या कह सकते हैं इनोलाइजेशन है या टॉटोमेरिज्म है, वो जनरली क्या होता है, जनरली मतलब अधिकतर केसों में, मतलब कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे दो प्रोडक्ट ही नहीं बनते। क्यों दो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते, एक मान लीजिए एक ही कार्बन ऐसा हो जिसके पास सिर्फ एक ही अल्फा एच हो, ठीक है, एक ही टाइप का अल्फा एच हो तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा ना, तो फिर जब दो बनेंगे नहीं तो बात ही खत्म हो गई। तो कह रहा है कि जो इनॉल फॉर्मेशन है वो जनरली क्या होती है, रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, मतलब उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और उनमें कोई सा एक क्या होता है, मेजर। देखिए जी, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है कोई, ये क्या है हमारे पास, कोई बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें क्या करना है, टॉटोमेरिज्म हमें करना है। ठीक है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म अगर हम करें यानी कि इनोलाइजेशन हम करें एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखिए ये ग्रुप है, पहले तो देख लो कहाँ कहाँ के एच निकल सकते हैं। ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा, तो ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है। ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा, तो यहाँ का भी एच निकल सकता है। अब इधर CH3 है, उधर इथाइल है, तो इधर CH3 इधर इथाइल, तो यहाँ का एच निकलना और यहाँ का एच निकलना अलग अलग बात है, और यहाँ का तो अलग है ही, तो तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ का एच निकला तो देखिए यहाँ एच यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ, तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी, यहाँ का एच निकल के इधर और डबल बॉन्ड इधर। या फिर यहाँ का एच निकला यहाँ का एच निकल के इधर गया, तो देखिए यहाँ का एच इधर निकल के जाए और यहाँ का एच इधर जाए तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इथाइल है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल। इधर का ये कंपाउंड ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इस एच का निकल के इस पे जाना, ये इस पे जाना, अलग अलग बात है। तो एक बार तो इस एच का ये एच रिमूव होकर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक फॉर्म तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये CH3, तो ये क्या होगा CH। चलिए खैर, अब क्या होगा, इसका H यहाँ वाला, अब यहाँ वाला जो H है ये इस पे पहुंच जाए तो डबल बॉन्ड ये आ जाए, तो ये फॉर्म हो गई। या फिर ये वाला H इस पे पहुंच जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो इससे अगली फॉर्म ये आ गई। अब फिर ये वाला H यहाँ आ जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाए, तो देखिए ये फॉर्म आ गई। तो ये कितने प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रोडक्ट बन गए। ठीक, बात करें किसकी, बात करें मेजर प्रोडक्ट की। अब देखिए P1 P2 P3 P4 ये हमारे पास क्या हो गए हैं, कितने प्रोडक्ट बन गए, 4। अगर हम बात करें इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में तो स्टेबिलिटी देखी जाएगी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करिए, ये अगर हमारे पास बात करें ये डबल बॉन्डेड कार्बन बिनाइल कार्बन ये हो गया ग्रुप, तो इससे जस्ट अगला कार्बन अल्फा, और इस पे कितने एच हैं जी, 2, तो 2 अल्फा एच। यहाँ देखिए ये हो गया ग्रुप, तो इसके इधर भी अल्फा और इसके इधर भी अल्फा, ये तो अल्फा होगा नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो बस यही अल्फा बचा, और कितने एच हैं इस पे 3, तो यहाँ 3 अल्फा एच। यहाँ देखिए ये ग्रुप हुआ तो इसके इधर तो अल्फा होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये हो गया अल्फा, कितने एच हैं जी, 2, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच। यहाँ देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, इसकी वजह से इधर क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन और इधर भी हो गया अल्फा, तो 3 अल्फा एच, ये 2 अल्फा एच, ये कितना हो गया, 5 अल्फा एच। मगर अल्फा एच तो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्ट्रॉन्ग कौन होता है, रेजोनेंस। तो पहले देख लो कहीं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो नहीं बन रहा। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, इतना कॉन्जुगेशन तो टॉटोमेरिज्म में होता ही है, तो इसमें कोई एडिशनल कॉन्जुगेशन नहीं जनरेट हो रहा। देखिए डबल सिंगल ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, सिर्फ इस लोन पेयर के साथ है बस। यहाँ देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, सिर्फ इतना ही कॉन्जुगेशन है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। देखिए डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये जो डबल बॉन्ड बना ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ गया, तो ये भी मोर स्टेबल है।
यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर, ये डबल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, तो बस सिंपल नॉर्मल है, डबल सिंगल लोन पेयर, इतना तो सभी में है। तो इन दो में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, तो ये दो तो ज्यादा स्टेबल होंगे, बाकी फर्स्ट और फोर्थ से। तो P2 और P3 तो ज्यादा स्टेबल होंगे, किसकी वजह से? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से। इन P2 और P3 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जैसा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें है वैसा ही इसमें है। तो अब क्या देख लो, अल्फा एच। तो पहले मीजोमेरिक तो दोनों में बराबर है, इन दोनों में मीजोमेरिक ज्यादा है इन दोनों से, तो पहले तो ये दोनों आएंगे स्टेबिलिटी में। अब इनमें भी, इनमें मीजोमेरिक दोनों में सेम है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सेम है, तो अब देख लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि नंबर ऑफ अल्फा एच। इसमें अल्फा एच थे 3 और इसमें अल्फा एच कितने थे? 2। तो पहले कौन आ जाएगा? P2। तो P2 ज्यादा मेजर होगा किससे? P3 से, मतलब P2 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? P3 से। अब बात करें P1 और P4 की, P1 और P4 की, तो इसमें अल्फा एच कितने थे? रेजोनेंस जो कॉन्जुगेशन है वो तो बराबर है दोनों में, तो क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अल्फा एच। इसके पास अल्फा एच कितने थे? 5 और उसके पास कितने थे? 2। तो 5 वाला जीत जाएगा, तो P4 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? P1 से। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। बात ये किसमें हो गया? एसिडिक मीडियम में। बात करें बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में देखें तो क्या होगा? बेसिक मीडियम में जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो किससा आता है? मोर एसिडिक एच। मोर एसिडिक एच के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनॉल फॉर्म होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां देखो जरा इधर, इसमें देखें ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, ये अल्फा 3, ये भी एक ग्रुप की वजह से अल्फा है और ये भी एक ग्रुप की वजह से अल्फा, मगर ये मिडिल वाला जो है दोनों ग्रुप की वजह से अल्फा था, तो इसके पास ही मोर एसिडिक एच है। ठीक, अब इसके ये एच क्या है? मोर एसिडिक एच। मगर ये एच इधर जाए लगे या इधर लगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे ही है, क्योंकि आई प्लस आई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, तो एच इधर लग जाए या इधर लग जाए तो ये एसिडिक एच, मोर एसिडिक एच तो ये है, तो मेजर प्रोडक्ट तो ये देगा। मगर मेजर प्रोडक्ट में भी दो केस बन रहे हैं कि एच इधर जाके लग जाए या इधर जाके लग जाए। आगे बात समझ में नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, इसका प्लस आई इसका प्लस आई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वीक, और इंडक्टिव में भी प्लस वाला इफेक्ट तो बहुत ही वीक होता है। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? दो प्रोडक्ट P2 और P3 जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। उसके बाद बात करूं तो इस ये एच ज्यादा एसिडिक है कि ये? तो ये वाला ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्लस आई थोड़ा सा इसके एसिडिस्टेंट को कम करेगा। तो फिर कौन आ जाएगा? P1 वाला, और लास्ट में कौन आ जाएगा? P4 वाला। तो बेसिक मीडियम में P2 और P3 की मेजोरिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? सेम, और उसके बाद आएगा P1 और लास्ट में आएगा P4। तो कह रहा है इन एसिडिक नेचर, ये एसिडिक मीडियम, एंड इन द एसिडिक मीडियम द गिवन रिएक्शन इज मॉडरेट, ये कह रहा है मॉडरेटली यानी कि regioselective in nature, but in the basic medium it is the slightly regioselective। ये कह रहा है कि अगर हम बेस एसिडिक मीडियम लें तो एसिडिक मीडियम में ये जो रिएक्शन है वो ज्यादा रेगियोसेलेक्टिव है, क्योंकि उसमें आराम से क्या है? बिल्कुल एकदम कंपेयर हो रहा है, एकदम क्लियर स्टेबिलिटी जनरेट हो रही है, एकदम पता चल रहा है मेजोरिटी कौन है कौन मेजर नहीं है। इसमें मेजोरिटी एकदम पता चल गई कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, मेजर प्रोडक्ट कौन है? सेकेंड। इसमें उतनी क्लियर नहीं पता चल रही कि मेजर प्रोडक्ट P2 है या P3 है, या इन दोनों के बीच में जो मेजोरिटी का परसेंटेज है वो बहुत नजदीक है, तो कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये ऐसा होता है। और जब मेजोरिटी नहीं छट पा रही तो उसे स्टीरियो सेलेक्ट, उसे रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं बोल सकते। रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो बने वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो और उन प्रोडक्ट में से कोई सा एक मेजर प्रोडक्ट हो, और इसमें मेजर प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं? 2। तो इसलिए ये क्या है? उतनी डोमिनेटली क्या होगी? रेगियो सेलेक्टिव नहीं है। तो कह रहा है एसिडिक मीडियम में अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये क्या है? मॉडरेटली क्या है? रेगियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। मगर बेसिक मीडियम में ये क्या है? स्लाइटली रेगियो सेलेक्टिव नेचर है। देखिए, राइट द मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म फॉर द गिवन कीटो फॉर्म। ये हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, इससे क्या पूछ रहा है कि मोर स्टेबल कीटो फॉर्म मतलब मेजर कीटो फॉर्म कौन सी होगी? एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। बात करें, ये ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से ये अल्फा और ये अल्फा दोनों ही एसिडिक एच हो गए, तो ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है। यहां से भी एच निकल सकता है, यहां से भी एच निकल सकता है। अब यहां से एच निकला तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इनॉल फॉर्म हो जाएगी, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। यहां से एच निकला तो ये इस पे, यहां से एच निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा। तो देखिए एक फॉर्म ये हो सकती है, इधर का एच निकला तो ये डबल बॉन्ड, इधर का एच निकला तो ये डबल बॉन्ड। ये दो प्रोडक्ट हैं, दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इधर फिनाइल रिंग है, इधर फिनाइल रिंग पे क्या लग रहा है? OCH लग रहा है, तो इधर का डबल बॉन्ड कुछ और है, इसका तो दो प्रोडक्ट बन गए। चलिए अब बात करते हैं इनमें मेजर की बात करें। अगर हम देखिए किसकी बात कर लें, अगर हम बात कर लें एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में तो स्टेबिलिटी चेक करी जाएगी। अब ये डबल बॉन्डेड ज्यादा स्टेबल है कि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? तो देखिए चेक करिए, इस डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन देखूं
तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहले तो मेसोमेरिक चेक करूंगा ना, हाइपर कंजुगेशन बाद में देखूंगा। ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, लोन पे डोनेट करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा कि लोन पर जल्दी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा। तो लोन पेयर सिंगल डबल, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब बेंजीन क्या दिखा रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ले रहा है, और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो बेंजीन क्या दिखा रही है, -m। मगर बेंजीन पे जो बाबूजी लग रहे हैं, ये बाबूजी कैसे दिखा रहे हैं, उल्टा +m दिखा रही है। बेंजीन खुद -m दिखा रही, और ये ग्रुप जो लगेगा वो बेंजीन को उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए ये इसने इलेक्ट्रॉन देने शुरू करे तो इधर इधर, और ओ पे क्या आएगा, माइनस, और ओ पे माइनस आएगा तो लेस स्टेबल। ये ऐसे कह लो बेंजीन क्या दिखा रही, इस ग्रुप के लिए बेंजीन क्या दिखा रही, -m, तो ये बाबूजी क्या दिखाएंगे, +m, और +m से इस -m को अनस्टेबल करेंगे। या उल्टा कह लो, ये इलेक्ट्रॉन देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये यहां से टूटेंगे, यहां टूटेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस O पे माइनस, और ये देगा तो उस O पे माइनस, और O पे माइनस, अच्छी बात, ठीक है। तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इधर बात करें, इधर हम बात करेंगे तो देखिए ओ, देखिए इसमें केस में क्या है, डबल डबल, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, बेंजीन पर पूरा रेजोनेंस घूम जाएगा, और बेंजीन पे कोई भी अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा, और बेंजीन भी लेगा, और बेंजीन क्या दिखा रहा है फिर, -m, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ये +m, और बेंजीन -m दिखा रहा है, मगर बेंजीन पे कोई भी ग्रुप क्या कर रहा है, इसके -m का पोस्ट नहीं कर रहा। उसमें क्या कर रहा था, बेंजीन जब -m दिखा रहा था तो ये इस पे क्या लग रहा है, एक +m, ये +m इस बेंजीन के -m को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, इस बेंजीन का मन भटकाएगा, इधर को भी और इधर को भी, कंफ्यूजन में डाल देगा ऐसे। ये आगे बात समझ में नहीं, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस वाली बेंजीन पे कोई भी अपोजिट ग्रुप नहीं लग रहा जो इसके बेंजीन रिंग के अपोजिट शो करे। बात समझ में आगे कि नहीं आई। ये लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा, ये लेगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेगी तो बेंजीन क्या दिखा रही, -m, मगर ये +m क्या करेगा, इस बेंजीन का अपोज करेगा, इसमें कोई भी अपोज नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये इधर और ये इधर, तो बेंजीन -m दिखा रही है, ये +m, और इस -m पे कोई भी +m नहीं लग रहा, प्लस वाला क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वाला, आर क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया एल से। किस केस में, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम की बात कर लो, तो बेसिक मीडियम में ये ज्यादा एसिडिक है कि ये ज्यादा एसिडिक है, तो देखिए जब ये H+ निकलेगा, जब ये H+ निकलेगा तो ये माइनस, और ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, तो बेंजीन क्या, ये क्या दिखाएगा, +m, बेंजीन क्या दिखाएगी, -m, तो -m पे ये क्या लग गया, उल्टा +m, ये +m से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम। उधर बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लग रहा, तो समझ में आ रही बात नहीं। जैसा जैसा देखिए जितना अल्फा चाहिए है उतना ही अल्फा चाहिए है, मगर इस पे क्या है, ये इधर ये OCH3 क्या दिखाएगा, +m, और +m से क्या कर देगा, +m से इसके एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा, जबकि उधर का कोई +m नहीं है, तो वो उसके ये ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक उतना इनॉल फॉर्म क्या होगी, मेजर। तो α2 क्या करेगा, मेजर देगा, तो इसमें भी मेजर कौन हो गया, यही हो गया। तो दोनों ही केस में मेजर कौन हो गए, R हो गए। क्यों, क्योंकि α2 ज्यादा एसिडिक है किससे, α1 से। आगे बात समझ में कि नहीं आई। तो देखिए इन दिस केस मोमेंट ऑफ, ये तो वही बातें हैं इधर उधर की, बस आप आगे चलिए, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे। देखिए इफेक्ट ऑफ एडिंग बेस इन लार्ज अमाउंट, अगर हम क्या करें, बेस को लार्ज अमाउंट में ऐड कर दें तब क्या होगा। ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में ये हमने बेस डाला, और किसकी, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ बेस डाल दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होने वाला है, ये जो α-H हैं, ये α-H क्या होंगे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसे क्या कर देंगे, अगर इसमें क्या कर दें, लार्ज अमाउंट ऑफ बेस डाल के छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ समय बाद, टाइम लगेगा इसमें, एकदम से नहीं होगा इमीडिएटली, ये इसको डाल के इसमें छोड़ दें तो धीरे 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 क्या होगा, ये जो एसिडिक एच थे, ये जो α-H थे, ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप से। कौन सा जी, जो सोलवेंट के अंदर जो भी हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होगा उसी से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। ये तो देखिए जो बेस है वो तो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, और जो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा अपने आइसोटॉप से, कौन से आइसोटॉप से, जो सॉल्वेंट से निकल के आएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ के H निकल के D लगते जाएंगे, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फाइनली जब तक रिएक्शन होती जाएगी, जब तक क्या है, जब तक इसके सारे एसिडिक H ना निकल जाएं, जब तक सारे अल्फा-H ना निकल जाएं। तो ये एक प्रोसेस भी होता है पता करने का, अगर हमारे पास कोई अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, अननोन मतलब जिसकी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, तो
तो पता करने के लिए कि इसके अंदर कितने अल्फा एच हैं, तो आप ये प्रोसेस करा देंगे और इस प्रोसेस से पता चल जाएगा कि जितने हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गए होंगे किससे, उसके आइसोटॉप से, तो समझ लो उसके पास उतने ही क्या होंगे, अल्फा एच होंगे। तो ये क्या करता है, डी एच यानी कि एक्सचेंज टेक प्लेस, तो यहाँ पे एच डी से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो डी एच एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है, तो समझे क्या होगा, मैकेनिज्म किस तरीके का होगा। यहाँ पे जो बेस है वो बेस सबसे पहले क्या करेगा, ओडी माइनस जो बेस है वो बेस इसके एसिडिक एच को निकालेगा, मतलब अल्फा एच को, तो यहाँ से H प्लस भाग जाएगा इस पे, तो ये H प्लस इससे क्या कर लेगा, रिमूव करा लेगा, तो ये बनेगा माइनस, और वो H प्लस इस पर अटैक होकर क्या बन जाएगा, HOD, तो ये एनाइन जनरेट हो गया। ये एनाइन अब क्या होगा, अब यहाँ से जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस एनाइन पर अटैक करेगा, कह सकते हैं अपना क्या होगा, अपना जो ड्यूटी हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा, तो D प्लस इस पे जाके अटैच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, OD माइनस, ये OD माइनस फिर इस पर रिएक्शन करेगा, फिर इसका एक H प्लस ले जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर एनाइन बन जाएगा, और फिर एनाइन बनेगा, तो देखिए ओडी ने अटैक करा इस पे, इसके H प्लस लेकर निकल गया और क्या बना दिया एनाइन। अब इस एनाइन पे क्या होगा, ये ड्यूटेरियम, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट अटैक करके क्या करेगा, वापस इसको H दे देगा, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया होगा। ये ओवरऑल इन दो प्रोसेस को देखिए, तो H रिप्लेस हुआ और H रिप्लेस हो गया उसके आइसोटॉप से, मतलब H निकला और ड्यूटेरियम आके लग गया। अब फिर दोबारा से जो बेस हुआ, ये बेस फिर अटैक करेगा, फिर एक H प्लस निकाल देगा और फिर ड्यूटेरियम फिर वापस D प्लस ऐड कर देगा। तो रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक इसके पास अल्फा H है, जब तक सारे के सारे अल्फा H रिप्लेस नहीं हो जाते। क्लियर हो गया। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल और द एसिडिक H, ऑल एसिडिक H आर रिप्लेस बाय D, जब तक सारे के सारे एसिडिक H ड्यूटेरियम से रिप्लेस ना हो जाएं। देखिए तो क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटरमाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एच इन द अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है किस बात को डिटरमाइन करने का, किसी भी अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा एच डिटरमाइन करने का एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इससे पता चल जाएगा कि किसी भी अननोन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा एच हैं, जितने आइसोटॉप्स क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, उतना ही क्या होंगे, अल्फा एच होंगे। तो देखिए, तो इसमें अगर हम बात करना है, ये हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी एक्सिस ऑफ बेस में, तो एक्सिस ऑफ बेस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए कीटो फॉर्म से कीटो फॉर्म हो रही, इनोल फॉर्म नहीं बन रही, ध्यान रखना। बस क्या हो रहा है, अल्फा एच क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। अगर हमने क्या डाल दिया, एक्सिस में बेस डाल दिया, अगर ट्रेस अमाउंट में बेस डाला होता तब टोटोमराइजेशन होती, तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन नहीं हो रही अब। तो इसमें क्या हो गया, जितने भी अल्फा एच रिप्लेस होंगे वो, अब इसमें ये बेस है और ये सॉल्वेंट है, बेस का काम क्या है, इस बेस का काम है अल्फा एच को रिमूव करना, एसिडिक एच को रिमूव करना, और ड्यूटेरियम का काम क्या है, ड्यूटेरियम का काम है H प्लस के रिमूव होने से जो एनाइन जनरेट होगा उस एनाइन को हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स रिलीज करना। तो समझ में आ गई बात, दोनों का काम, बेस का काम है एसिडिक एच को रिमूव करना और सॉल्वेंट का काम है कि जो एनाइन H प्लस के रिमूव होने से जो एनाइन जनरेट हुआ उस एनाइन को हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स रिलीज करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आइसोटॉप्स होंगे वही क्या होंगे, यहाँ जाके लग जाएंगे। तो पहले तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ के अल्फा एच हटा देगा, कितने, दो अल्फा एच यहाँ थे, दो यहाँ थे, देखो ये हुआ ग्रुप की वजह से ये अल्फा कार्बन और इधर ये अल्फा कार्बन, अगले तो बीटा है, इस पे भी दो एच है, इस पे भी दो एच है, तो चारों एच क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे बेस से। और ड्यूटेरियम क्या करेगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स लगा देगा हाइड्रोजन, अगर कौन से आइसोटॉप्स हैं, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम लग जाएंगे, दो इधर दो इधर। नेक्स्ट कहानी, ये ग्रुप हुआ, ग्रुप की वजह से ये अल्फा कार्बन, उधर अल्फा कार्बन, ये अल्फा वाले ये कार्बन, ये इस कार्बन के जो अल्फा एच है वो एसिडिक है, मगर इसके एच, इसके जो इस कार्बन का जो एच है वो एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये कॉमन कार्बन है, और कॉमन कार्बन इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन जैसे ही H प्लस निकलेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो ये इसका H रिप्लेस नहीं होगा, बस ध्यान रखना, ब्रिज हेड कार्बन का H रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ किसका जाएगा, इस वाले अल्फा का, ये अल्फा में काउंट नहीं होने वाला। तो यहाँ के जो H हैं दोनों H क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, बेस क्या करेगा, H को हटा देगा, सॉल्वेंट क्या कर देगा, जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होंगे उनको प्लेस कर देगा यहाँ। क्लियर, तो कौन से थे, ड्यूटेरियम थे, तो ड्यूटेरियम आकर लग जाएंगे। सेम कहानी देखिए, ये कह रहा है हमारे पास कार्बन कंपाउंड, इससे रिएक्शन कराई, तो इसमें बेस तो क्या करेगा, H प्लस को हटा देगा अल्फा एच को, और ड्यूटेरियम क्या कर देगा, उनकी जगह भर देगा, क्या कर देगा, तो यहाँ पे D2O सॉल्वेंट से कौन आएगा, D, और D आएगा तो यहाँ पे H हटके क्या लग जाएंगे, D, तीन अल्फा एच यहाँ से हटेंगे, तीन अल्फा एच यहाँ हटेंगे, तो तीन ड्यूटेरियम यहाँ, तीन यहाँ,
इस केस में कौन है, ये तो बेस का काम है एसिडिक H को हटाना, और ये सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ पे आइसोटॉप भेज देगा किसके, हाइड्रोजन का। कौन से आइसोटॉप्स हैं इसके पास, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम ही भेज देगा। कितने अल्फा H हैं, 3 ये और 3 ये, तीनों को हटा के 3 3 क्या लगा देगा, ट्राइटियम। सेम कहानी बेस का काम तो H को हटाने का है, तो यहाँ पे जो आइसोटॉप्स भेजेंगे वो किससे जाएंगे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में कौन सा आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में आकर लग जाएंगे। आगे बात समझ में नहीं, इसका काम तो सिर्फ H+ को हटाने का है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ, तो अगर हम बात करें तो अमंग द फॉलोइंग, तो इस केस में आप बात समझ गए। तो इसमें क्या है, बेस का काम क्या है, सिर्फ बेस का काम है H+ को रिमूव करना, और सॉल्वेंट का काम है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को ऐड करा देना, किस पे, जो एनायन बना है H+ के रिमूव होने से। देखिए तो रोल ऑफ बेस, तो इस रिएक्शन में बेस का क्या रोल रहा, इट विल रिमूव एसिडिक अल्फा H फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बेस तो क्या करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड से एसिडिक अल्फा H को क्या करता है, रिमूव करेगा, रिमूव करके क्या बनाएगा, एनायन जनरेट करेगा। और रोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का रोल क्या है, दे विल बी प्रोवाइड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन टू द एनायन फॉर्म्ड। H+ के रिमूव होने से जो एनायन बने, उन एनायन को क्या करेगा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या कर देगा, प्रोवाइड करा देगा, कौन, सॉल्वेंट। ये कह सकते हैं दे आर बिहेव एज एन एसिड इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ H एंड इट्स आइसोटॉप्स। तो क्या होगा, दे आर बिहेविंग एज ए एसिड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ H एंड इट्स आइसोटॉप्स। तो H और उसके आइसोटॉप्स में जो एक्सचेंज होने का प्रोसेस है, वहां पे एसिड का काम करता है, कौन, सॉल्वेंट। मतलब H को हटा के उसके जो कंपाउंड, कार्बोनल कंपाउंड के अंदर जो अल्फा H होंगे उन वालों को हटा देगा, और अपने वाले क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कौन से वाले, जो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, उन वाले H को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगी, तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसके अगर हम बात करें तो ये क्या है, बीटो डाई कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, मोर एसिडिक H होता है। आपको भी पता है इसमें इनॉल कंटेंट 76% हो जाती थी, हाई हो जाती थी। या कह लीजिए इसमें क्या है, रिएक्टिव ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा और ये अल्फा, इसमें ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा और ये अल्फा। ये जो कार्बन है ये 2 ग्रुप की वजह से अल्फा हो गया, 2 -M की वजह से एसिडिक H है, तो इसके पास क्या होगा, मोर एसिडिक H होगा, तो इसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होती है। ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, बीटा एस्टर। देखिए ये C डबल बॉन्ड के बारे में OR, तो ये एस्टर है, और एस्टर की बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो, तो इसे बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर। और ये क्या था, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। और बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में इनॉल फॉर्म ज्यादा होती थी, किससे, बीटा कीटो एस्टर से। क्यों, क्योंकि ये 2 -M ग्रुप इसको क्या करते हैं, मोर एसिडिक करते हैं, मगर ये क्या करेगा, ये OR क्या करता है, +M से इसके -M को थोड़ा सा रिड्यूस करता था, जिसकी वजह से यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती थी, कम। तो इससे ज्यादा एसिडिक इसमें था। चलिए इसकी बात करें तो इसको हमने देखा है कि यहाँ से अल्फा H निकल के वहाँ, यहाँ से अल्फा H निकल के यहाँ, और यहाँ से अल्फा H निकल के यहाँ, तो एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, और एक ये, 3 डबल बॉन्ड आ जाए साइक्लोहेक्सेन के अंदर तो ये एरोमेटिक बन जाता था। तो इसकी जो इनॉल फॉर्म बनेगी वो क्या हो जाती है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक तो हाईली सबसे मोर स्टेबल कौन हो जाता है, एरोमेटिक। यहाँ देखें तो इसमें क्या है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, मगर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो 2 ग्रुप है, सिर्फ नॉर्मल सिंपल वाला डाई कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें सिर्फ मोनो कार्बोनिल ग्रुप है। मोनो कार्बोनिल ग्रुप से क्या होते हैं, डाई कार्बोनिल ग्रुप वाले क्या होंगे, ज्यादा इनॉल फॉर्म दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास ज्यादा अल्फा H है। जैसे इस ग्रुप की वजह से देखूं तो ये अल्फा कार्बन, तो ये एसिडिक H है, और इस एसिडिक H के लिए ये CO ग्रुप क्या दिखाता है, -I। ये -I थोड़ा सा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। जबकि इसमें सिर्फ ये जो कार्बन है इसकी इस ग्रुप की वजह से, इस -M ग्रुप की वजह से अल्फा H होगा, बाकी इस पे सब +I दिखाएंगे, कोई भी -I नहीं लग रहा। तो जो डाई कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो अल्फा H है वो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि जो सेकंड वाला ग्रुप है वो उसके लिए क्या दिखा देता है, -M। यहां देखिए इसमें अगर बात करूं तो इस ग्रुप में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, मगर इस अल्फा कार्बन पे जो H है वो बेकार है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से लगने वाला जो H है वो कभी एसिडिक होता ही नहीं। आगे बात समझ में, तो इसके पास अल्फा H क्या होगा, 0, कोई अल्फा H ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं कहलाता। डबल बॉन्डेड कार्बन अल्फा, देखिए ग्रुप है, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, मगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये अल्फा होगा ही नहीं, और इसमें कोई अगला गामा कार्बन है नहीं, तो इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो 0 अल्फा H, ठीक। तो इनॉल फॉर्म भी क्या हो जाएगी, इसमें 0 का भी अल्फा H मिलेगा ही नहीं, तो इनॉल फॉर्म कभी बनेगी नहीं। यहाँ देख लिए इसमें इस ग्रुप की वजह से देखूं तो इधर तो कार्बन अल्फा नहीं होगा, डबल बॉन्डेड है, मगर इधर का कार्बन अल्फा होगा, और इस पे 2 H लगे हैं, ठीक। मगर जैसे ही H+ निकल के जाएगा तो यहाँ जैसी इनॉल फॉर्म बनेगी तो H वहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक।
और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो इसमें भी इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो। उसमें तो 100% जीरो, इसमें ऑलमोस्ट जीरो। क्यों, क्योंकि उसमें तो एच ही नहीं है। इसमें एच है मगर एक बार एच जाके तो देख सकता है, और जैसे यहाँ जाएगा धड़ देने से चपत लगेगा तो भाग जाएगा यहाँ को, मगर वो जाके तो देख सकता है कम से कम, और चपत लगने के बाद वापस आ जाएगा। वो तो जाके नहीं देख सकता, है ही नहीं उसके पास कुछ। तो वो तो कभी इनॉल, उनने तो बेचारे ने ये कम से कम स्वाद तो चख सकता है चपत का, वो तो चपत का स्वाद स्वाद भी नहीं चख सकता। आगे बात समझ में नहीं। तो इससे ज्यादा कौन होगा, ये एंटी है, हाईली अनस्टेबल है। तो मगर इनॉल फॉर्म, इसमें ये इनॉल फॉर्म में एचगेस नहीं करेगा, क्योंकि इनॉल फॉर्म में जाएगा तो एंटी एरोमेटिक, मगर एक बार जाके तो देख सकता है, और वो तो जाके नहीं देख सकता, उसके पास एच ही नहीं है। तो सबसे पहले तो कौन हो गया, एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट कहां मिलेगी, एरोमेटिक में, सी में। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जिसमें क्या है, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। बीटा डाई कार्बोनाइल ज्यादा इनॉल दिखाएगा किससे, बीटा एस्टर से, क्योंकि इसमें ये प्लस एम से थोड़ी सी एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो पहले आ गया सी एरोमेटिक, उसके बाद आएगा बीटा कार्बोनाइल वाला, बीटा डाई कार्बोनाइल यानी कि ए, उसके बाद आएगा बीटा कीटो एस्टर यानी कि बी। तो सबसे पहले सी एरोमेटिक, फिर क्या हो गया बीटा डाई कार्बोनाइल, उसके बाद आ गया बीटा कीटो एस्टर। उसके बाद कौन आएगा, ये इसके बाद कौन आएगा, नॉर्मल डाई कार्बोनाइल वाला। ठीक है, कौन आ गया, डी। उसके बाद आएगा मोनो कार्बोनाइल वाला, ई। उसके बाद कौन आएगा, जी। तो सबसे, एफ तो सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके पिसारे के पास अल्फा एच ही नहीं है उसके पास। तो बाद पहले कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, बाद में आएगा ये एफ। क्यों, क्योंकि जी में एंड हाईली अनस्टेबल इनॉल फॉर्म बनेगी, मगर बन के देख तो सकती है एक बार, एच है तो सही, उस पर तो एच ही नहीं है, तो वो सबसे लास्ट में। तो जी पहला आ गया, एंटी वाला पहले आ गया किससे, जिसके पास कोई अल्फा एच नहीं उससे। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने आपको कोशिश की है कि हर एक पहलू को टॉटोमेरिज्म में, जो हर एक पॉइंट आपके लेवल पे बताया जाना चाहिए, जेई नीट एडवांस और नीट, ठीक है, जेई एडवांस या मेंस के और नीट के लेवल पे या 12th के लेवल पे जितना बताया जाना चाहिए, उससे मैंने आपको पूरा कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, आप इसको पढ़िए और मज़ा लीजिए, समझ में आ जाए बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो उससे बल्ले बल्ले कोई बात है ही नहीं। ठीक है, बस आप तो लेक्चर पढ़ते जाइए, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। चलिए।